Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Now we have with us Dr. Anukriti Sharma, ma'am. Ma'am will speak on the topic need of interpersonal relation and communication skill for research. I welcome you, ma'am. Please start Thank this you, session. Divya. Am Thank I you. audible to all of you? Yes, ma'am. Okay, so all are ready for the lecture or not? I think no one is feeling like Yes, ma'am. me. Good. So let me share my screen with you. Although there is a, I mean, just a minute. Give me a second. I want to show you a video as well, but I'm not able to show it right now. So what I will do, I'll show it you in the middle of my lecture. Okay, guys? So is it the PPT is visible to everyone now or not? First, you let me know this. Visible है मैम. Visible hai? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So students, my today's topic is need of interpersonal relations and communication, a skill for research. And you must be aware about this thing that it is a very important topic. And हम bilingual चलते हैं आज इस टॉपिक को लेकर because there are many students who are from a background who from Hindi background who are pursuing the PhDs in Hindi language and Urdu language and all. So it will be a gonna bilingual lecture first thing. Second thing, you must be aware about that communication skill is a must. आप चाहे उसको रिसर्च के लिए बात करें या आप डेली लाइफ के लिए बात करें विदाउट गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आई थिंक हम लोग आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हम एक नॉर्मली बात करें अभी ठीक है हम रिसर्च प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं दैट्स व्हाई वी आर फोकस्ड ऑन दिस टॉपिक दैट हाउ टू मेंटेन अ इंटरपर्सनल रिलेशंस एंड how to make your communication better while you are doing your research. Research doesn't mean only for the PhD. Research, it can be for your project, it can be for your books, it can be for your research papers, for your articles, maybe for some promotion of your research work in social media, or maybe in the public media, or in the print media, or maybe on the electronic media. You know, in any ways, communication and relations, these are the base if you really want to be successful. क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं राइट नाउ दे आर लाइक विच इज द 128 नंबर इज रिफ्लेक्टिंग सो आई कैन नॉट आस्क एवरी स्टूडेंट अगर ये 1-to-1 हो रहा होता तो मैं सारे स्टूडेंट से क्वेश्चन जरूर रेज करती बट अभी मैं क्वेश्चन पूछ नहीं पा सकती बिकॉज हम लोग वो ऑडिबल नहीं हो पाएगा उतना प्रॉपरली बट येस देयर आर फ्यू क्वेश्चन इन माई माइंड जो आपको सिर्फ सोचना है यू कैन रेज योर हैंड बट डोंट स्पीक आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनकी पीएचडी हो जाए एंड दैट्स इट हमको उसके बाद नहीं सोचने का है कि क्या करना है क्या नहीं करना है आई जस्ट वांट टू कंप्लीट माय पीएचडी एंड दैट्स ऑल ऐसा किस किस के मन में है मुझे लगता है शायद ही किसी स्टूडेंट के मन में ये होगा सबको ये है कि हम एक अच्छी पीएचडी करें और उस पीएचडी को लोग अप्रिशिएट करें लोग उस वर्क को रिकॉग्नाइज करें राइट और ये हर स्टूडेंट चाहता है स्टूडेंट ही नहीं वी आर वर्किंग लाइक एज associate professors the persons who are working like assistant professor level even they want that means the recognition is required on every stage of life चाहे आप एक टीचर हैं चाहे आप एक रिसर्चर हैं और चाहे आप कुछ भी नहीं है तो भी आपको होता है कि हम कोई भी काम करें तो उसका हमें एक रिकॉग्नाइजेशन मिले ठीक है नाउ द पॉइंट इज दिस इन टुडे सोसाइटी आप बहुत अच्छे रिसर्चर हैं आप बहुत एक्सीलेंट लिखते हैं आप बहुत अच्छे वक्ता हैं आप बहुत उम्दा बोलते हैं लेकिन वो आप किसी के सामने नहीं बोलते वो आप किसी को बताते नहीं हैं तो क्या आपको लगता है कि वो चीज एक तरीके से प्रमोट हो पाएगी डू यू थिंक सो ऑफ कोर्स नहीं हो पाएगी ठीक है तो मार्केटिंग की मैं हूँ मार्केटिंग का एक बड़ा रूल होता है कि वॉट एवर यू आर शोइंग दैट इज ओनली सेलेबल इन द मार्केट जो दिखता है वो बिकता है अब जब हम ये बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट आपको ये दिखाना बहुत जरूरी है कि आप एग्जैक्टली रिसर्च में कर क्या रहे हो
और वो आप तभी दिखा सकते हो जब आपका कम्युनिकेशन स्किल बेटर होगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जब हम इंटरपर्सनल रिलेशंस की बात करते हैं, यानी पारस्परिक संबंध की जब हम बात करते हैं, तो आपको सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि हम इंटरपर्सनल रिलेशन बनाएंगे किस किस से, मतलब कौन कौन है रिसर्च के दौरान जिसके साथ में हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होगी। दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन, ठीक है। अब वो जब आप बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपके खुद के गाइड आ जाते हैं, ऑफ कोर्स आपके जो भी सुपरवाइजर है, ही इज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट पर्सन जिनके साथ में आपका ताल्लुक या संबंध जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ही इज द वन जो 2 साल 3 साल इवन आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ द पीएचडी भी आपके गाइड ही रहेंगे, और एक तरीके से वो आपकी थीसिस के लिए हमेशा के लिए आपके लिए ब्रांड है, वो आपकी थीसिस का एक चेहरा वही है एग्जैक्टली। तो सबसे पहले तो आपके गाइड ही आ जाते हैं, आपके सुपरवाइजर आ जाते हैं, उसके बाद में रिसर्च विभाग आ जाता है पूरा। रिसर्च विभाग में आप हेड टू टू जिसकी भी बात करें, चाहे डायरेक्टर रिसर्च की बात करें, चाहे आप किसी की भी डियास आपकी बात करें और स्टाफ की बात करें, वो आ जाते हैं। इसके अलावा आपके साथ में जो हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि आप एक रिसर्च वर्क कर रहे हैं, आपको फील्ड में भी जाना पड़ेगा, तो आपके रेस्पोंडेंट्स आ जाते हैं। जो भी रेस्पोंडेंट्स हैं वो उनके साथ में आपका रिलेशन अच्छा होना बहुत जरूरी है। मोर ओवर, ऐसा नहीं हो सकता कि एक सुपरवाइजर के अंडर में सिर्फ एक ही स्टूडेंट है, हो सकता है उनके पास 2 बच्चे हो, 3 स्टूडेंट्स हो, 4 स्टूडेंट्स हो, मतलब 3 4 2 1। तो जो भी सुपरवाइजर के अंडर में आप हैं, उस सुपरवाइजर के अंडर में जितने भी और स्कॉलर्स हैं, उनके साथ में भी आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। द रीजन इज बिकॉज जितना आप लोगों का ये, जितने भी मैंने स्टेक होल्डर्स बताए, इनसे जितना भी ज्यादा आपका रिलेशन स्ट्रांग होगा, आपको उतना ही ज्यादा आपका थीसिस कंप्लीटेशन में सपोर्ट मिलेगा। सेकेंडली, आपको न्यू आइडियाज उसी से मिलेंगे। आप सिर्फ खुद के आइडिया से पूरा रिसर्च वर्क फ्रेम नहीं कर सकते। यू सर्टेनली नीड सपोर्ट, you certainly need guidance, you certainly need a direction that where to work, and you need good response। ऑथेंटिक रिजल्ट के लिए आपको एक करेक्ट रिस्पॉन्स मिलना बहुत जरूरी है फ्रॉम द रेस्पोंडेंट्स, जिनसे भी आप अपना क्वेश्चनर भरवाएंगे या फिर जिनसे भी आप इंटरव्यू लेंगे, राइट। सो ये हमने कुछ बेसिक्स से बात करी है। अब जब हम बात करते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है, सो बेसिकली कम्युनिकेशन एक तरीके का स्किल ही है जो हमें को लर्न करना है। चाहे आप वो बाइसिकल राइड करना सीखे हो, या आपने कोई टाइपिंग करना सीखी हो, कंप्यूटर चलाना सीखा हो, कुछ भी आपने चीजें सीखी हो, सब कुछ एक स्किल का ही पार्ट होता है। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट योर कम्युनिकेशन, सो कम्युनिकेशन इज अ बेसिकली अ स्किल व्हिच यू हैव टू लर्न। हम ये नहीं कह सकते हमेशा ऐसी कोई चीज है क्या कि जो इनबिल्ट होती है लेकिन डेवलप नहीं हो सकती। आज की सेंचुरी में ऐसा बहुत कम होता है कि कोई ऐसी ट्रेट या कोई ऐसी पर्सनालिटी की पार्ट जो इनबिल्ट है तो है, नहीं तो आप उसे डेवलप नहीं कर सकते। ऐसा शायद ही कोई इक्का दुक्का ही केस होता होगा। अदरवाइज टुडेज वर्ल्ड इज लाइक दिस दैट इफ समथिंग इज लैकिंग, अगर आपको वो बचपन में नहीं मिला या किसी भी वजह से कहीं नहीं मिला, तो आज भी on this stage also you can develop it. So that's why what we are saying is communication is always a skill which you can learn, which you can develop gradually. एकदम से नहीं आएगा, but gradually you can develop with the practice. अब इसके अंदर मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखाना चाह रही हूँ because I don't want to make it very boring. वैसे भी लंच आवर्स है। अभी ये सिचुएशन कितने स्टूडेंट्स की है यहाँ पर, इस स्लाइड को देख के आपको क्या लग रहा है? What is going on here? Must be some lecture, must be some conference, something like that must be going on. Everyone is feeling sleepy. In fact, सो रहे हैं लोग। एक आध लोग जो सुन रहे हैं वो भी सिर्फ दिखा रहे हैं कि we are listening, but they are not listening. There is only one active lady जो सुन रही है। अब हमको ये कैसे पता चल रहा है कि वो सुन रही है? उसके पीछे अगर आप ध्यान से देखें तो there is one more lady in a black sweater. उनका भी पता नहीं चल रहा है, वो सो नहीं रही है, वो भी सुन रही है। लेकिन हमको ये पता चल रहा है कि जो फ्रंट रो में मिडिल में बैठी हुई है वो एक्टिवली सुन रही हैं, लेकिन जो बैक साइड में बैठी हुई हैं वो सुन रही हैं या नहीं सुन रही हैं, ये हम श्योरिटी से नहीं कह सकते। उनके पास में एक और महिला बैठी है जिन्होंने ग्रीन कलर का ड्रेस पहन रखा है। क्या हम अश्योरेंस ले सकते हैं कि उनकी सिर्फ पलक झपक गई होगी या 2 मिनट के लिए उनको नींद आ गई लेकिन वो सुन रही है? कैन वी टेक अश्योरेंस? नो, वी कांट। Yes, but I can't, ma'am. इस पर्टिकुलर पिक्चर को देख के हम अश्योरेंस सिर्फ एक ही व्यक्ति की ले सकते हैं, that the lady who is sitting in the front row in the specs, she is meticulously listening what the speaker is
saying. लेकिन बाकी सबके बारे में हम अश्योरिटी नहीं ले सकते. We can be 50% yes, 50% no, but we cannot assure. But for the first lady who is sitting in the first row, we are very much sure that she is an active listener. Now, if you will see in this slide, what you can say about this slide? यहाँ क्या चल रहा है? Of course, ऐसा ही लग रहा है. फिर again कोई presentation, maybe कोई conference, seminar, symposium, something like that. And the person, although the laptop is open, but do you think that the mind is also open of this boy? That yes, he is sitting in a very sincere manner, and he's trying to focus on the lecture because his laptop is also open, right? And if you will see his body language, he's sitting all straight, but his eyes are closed, and he is looking like that he is in a little sleep, or maybe in a deep sleep. So that's why, again, this is something where we cannot assure that this person is listening to me, or to the speaker. Now, if you will see this picture, what is visible from this picture? It is again from a conference, or maybe from a meeting or something. But if you will see the participation of at least of 3 persons who are visible, who are very much visible in this slide, they all 3 are looking very active. Though they are not speaking anything, but their body language, their gesture, their smile, in the way they are clapping, it is quite visible that during the lecture, during the meeting, or whatsoever the event, they were active and they were listening each and everything, and that's why they are able to respond in such way in the end of that particular event. So that's why what we are saying here, that whenever we are talking about communication, it is very much mandate that we have to focus on how we are not only just sounding, how we are looking. Just how we are sounding, it comes on the second stage, but how we are looking, it comes on the first stage. आप लोगों ने सबने सुना है ये, first impression is the last impression. तो first impression में ये नहीं होता कभी भी कि आप जाते बोल पड़ते हैं. आप कभी भी अगर किसी का रूम भी नॉक करते हैं, तो नॉक करने के बाद में पहले आप दिखाई देते हैं, उसके बाद में आप कुछ बोलते हैं कि मे आई कम इन, और आई वांट टू मीट यू, और गुड मॉर्निंग, और नमस्कार, और व्हाटएवर. ये आपका सेकंड स्टेप होता है. फर्स्ट स्टेप आपका होता है दैट यू नॉक द डोर. सो इन द वे यू नॉक्ड. अच्छा, अभी क्योंकि हम प्रैक्टिकली नहीं कर पा रहे हैं इस क्लास को, अगर भाई अदरवाइज हम में से कोई अगर दरवाजा नॉक करे, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर किसी ने गेट नॉक किया है, किसी ने बेल रिंग किया है, तो आपको गुस्सा आ जाता है. क्योंकि कई लोगों का बेल रिंग करने का तरीका होता है कि वो पुश करेंगे, वो बटन पुश ही करते जाएंगे. नॉक करेंगे तो इट्स नॉट जस्ट टक टक नॉक नहीं होगा, टक 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 करके नॉक करेंगे. So, these things makes your first impression, and which entirely, or sometimes even people are so brilliant that they even don't bother to knock. वो सीधे घुसेंगे अंदर रूम में धक्का देकर, and then they used to ask, may I come in ma'am, may I come in sir. So, अब ये जो चीज आप कर रहे हैं, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको अपने सुपरवाइजर से भी मिलना है, आपको कई लोगों के इंटरव्यूज भी लेने हो सकते हैं. आपके रिसर्च में डिपेंड्स कि आपका रिसर्च स्ट्रक्चर आपने कैसा बनाया है. हो सकता है आपको कभी जाके किसी का इंटरव्यू लेना पड़ जाए, और हो सकता है, हो क्या सकता है, तो होगा ही that you have to come in the research department at the University of Kota at times. So even you have to face your DRC interview as well. So if you will just enter just like that, भले आपको पता है कि अगला नंबर मेरा ही है इंटरव्यू का, फिर भी क्या आप ऐसे है, और आपको पता है नेक्स्ट बंदा बाहर निकल कर आया है, स्टूडेंट बाहर निकल कर आया है, स्कॉलर निकल कर आया है, नाउ इट्स माय टर्न टू गो इनसाइड, तो क्या आप धक्का देंगे गेट को और आप एंटर हो जाएंगे? हाँ, हम हो सकते हैं, इट्स वेरी इजी. बट the impression of this small of this we can say the gesture will not give a positive impression on the panel. The gesture will not give a positive impression on the supervisor. This gesture will not give a positive impression on any of the persons unless it is just a small thing that you knock the door. अंदर से जवाब आ जाए तो बहुत बेहतर है, लेकिन आपने अपना ड्यूटी निभाया. You just don't push the door and entered. You knock the door very quietly, very easily, and then you ask, may I come in, and then you entered. It shows that this person is full of etiquette and full of mannerism. So that's why these small things are very important when you are talking about maintaining the relationship, when you are talking about communication skills. So now the question must be कि
दरवाजा खटखटाना क्या कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट है? Yes, it is. Why it is? You are not communicating by words, but you are communicating by your action. अब ये जो चीज है जो हम इतनी देर से स्लाइड में देख रहे थे, इनमें से कोई भी व्यक्ति बोल नहीं रहा है, हमें सिर्फ पिक्चर्स दिख रही हैं और उन पिक्चर से हमें अंदाजा लग रहा है कि इनका रिएक्शन क्या है। तो हम इनके जेस्चर से ही तो ये पता, या इनके पोस्चर से ही तो ये पता लगा पा रहे हैं कि इनका जो भाव है या जो फीलिंग है वो ये है ड्यूरिंग दिस पिक्चर, राइट? So that's why when you talk about communication skills, non-verbal communication is even more important than the verbal communication. Now I want to take a break because I want to show you a video, but give me a second. Let me check कि वो open हो जाए तो मैं आपको दिखा दूंगी. I think it is there, but there is a slide actually which I want, there is a video which I want to show to you, all of you. Volume नहीं आया तो चिंता मत करिएगा. Is it visible? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. देखिए एक बार. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, this video, it is moving, but no sound is coming. Okay. So have you seen this now? My PPT is visible or not now? I don't think so. It's not visible. The PPT is not visible to anyone now, right? No, ma'am. Yes, ma'am, it's not visible. Give me a second. Well, it will come on the screen. So now you have seen this video. एंड इस वीडियो से आपको क्या पता चला कि क्या हमने देखा इस वीडियो में? एक छोटी सी बच्ची है, 6 साल की बच्ची, ठीक है, और एक एक्सपेरिमेंट हुआ उसके ऊपर. उस बच्ची पे एक्सपेरिमेंट किया गया बिकॉज शी इज अ चाइल्ड एक्ट्रेस एक्चुअली. उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उसको एक स्ट्रीट पे खड़ा किया गया, बहुत अच्छे से कपड़े पहनाकर तैयार कर. एंड आपने देखा होगा उसमें फर्स्ट क्लिप में एवरीवन स्टॉप्ड, people are hugging her, they are asking questions, खो गए हो क्या बेटा, this and that, they are calling the police, and ये सब हो रहा था. दूसरे उसके अंदर उस बच्ची को उन्होंने थोड़ा सा ऐसा बैगर टाइप उसका लुक कर दिया, फटे हुए कपड़े पहना दिए, थोड़ा डार्क मेकअप कर दिया एंड ऑल, थोड़ा उसको डर्टी सा बना दिया, उसको खड़ा कर दिया, कोई उसके पास नहीं रुका. द सेम बच्चा उसको हम भेजते हैं एक रेस्टोरेंट में. उस रेस्टोरेंट में जब वो किसी के भी टेबल पे जाके बैठती है तो लोग उसको प्यार कर रहे हैं, लोग उसको खाने के लिए भी पूछ रहे हैं, लोग उसकी कंपनी एंजॉय कर रहे हैं, उसके गालों पे हाथ लगा के उसको प्यार कर रहे हैं.
फिर उसी रेस्टोरेंट में उस बच्चे को वापस से एक वही डर्टी मेकअप में और सब में भेज दिया जाता है। तो लोग अपने हैंडबैग छुपा रहे हैं, मतलब एक चेयर पे हैंडबैग रखा है, एक लेडी अपना हैंडबैग उठा के अपने पास रख रही है, वो जिस जहां से निकल रही है वहां एक हैंडबैग नीचे रखा हुआ है, तो एक लेडी अपना हैंडबैग वापस से खिसका के अपने पास रख रही है। एक व्यक्ति जिसके पास वो जाके बैठ गई है, वो वेटर को बुला के कह रहा है इसको आउट करो, बाहर निकालो। और अल्टीमेटली जो ये लोग मूवी शूट कर रहे थे, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को इमीडिएटली रोक दिया, बिकॉज वो बच्ची इतनी ज्यादा हर्ट हो गई कि उससे इससे ज्यादा बेयर नहीं किया गया, और वो रोने लग गई। जब सेकेंड इंसिडेंट हुआ इन द रेस्टोरेंट, तो वो शी स्टार्टेड क्राइंग, तो इसलिए उस एक्सपेरिमेंट को वहीं पे स्टॉप किया गया। ठीक है, ये वीडियो मैंने आपको क्यों दिखाया है, इस वीडियो को दिखाने का सिर्फ एक ही पर्पस था। एक छोटा बच्चा जो 6 साल का है, अगर उसके साथ में उसके बिना कुछ बोले सिर्फ उसकी अपीयरेंस से इतना इम्पैक्ट हो सकता है, एंड दैट टू फॉर सेकेंड्स, लाइक 5 मिनट्स 10 मिनट्स, इतने इतने से देर का ये छोटा छोटा सा क्लिपिंग उन लोग ने लिया था। तो अभी आप लोग जिस एज में हैं, या हम लोग जिस पाथ पे चल रहे हैं और आगे जो हमारा फ्यूचर है, उस एज में कैन यू प्लीज अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट इज योर अपीयरेंस, हाउ इम्पोर्टेंट योर अपीयरेंस इज नाउ। एंड व्हाट डू यू मीन बाय अपीयरेंस? अब यहाँ क्वेश्चन आता है अपीयरेंस का क्या मतलब है। आप लोगों में से बहुत लोग बोलेंगे कि मैडम वी आर हियर फॉर द रिसर्च वर्क, वी आर नॉट हियर टू पुट द मेकअप ऑन आवरसेल्फ, वी आर नॉट हियर टू प्लीज एनीवन, टू इम्प्रेस एनीवन। और अल्टीमेटली कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि व्यक्ति का काम बोलना चाहिए, लेकिन व्यक्ति का जो काम बोलना चाहिए उसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व भी बोलना चाहिए। और व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है कि किस तरीके के वस्त्र उसने धारण कर रखे हैं, और किस तरीके की उसकी बॉडी लैंग्वेज है, और किस तरीके से वो वार्तालाप कर रहा है, और कितना डिसिप्लिन्ड वो विजिबल हो रहा है। ठीक है, नाउ इफ आई टॉक, अगर मेरा कोई स्कॉलर है, वो आता है मेरे पास में और उसके शर्ट के आगे के 3 बटन्स खुले हुए हैं, ठीक है, ये हुआ नहीं है मेरे साथ कभी भी, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, और होगा भी नहीं। बट अगर मान लीजिए अब आपको मैम वी आर सो मैच्योर, हमें इतनी अकल है, बट टू बी ऑनेस्ट देयर आर द स्टूडेंट्स जो हम यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको हमको आज भी मास्टर्स कर रहे हो टोकना पड़ता है कि शर्ट का बटन बंद करो। आप ये कह सकते हैं हम एक फ्री वर्ल्ड में जी रहे हैं, इट्स आवर चॉइस व्हाट वी वांट टू वियर एंड हाउ वी वांट टू वियर। यस, इट इज एब्सोल्युटली योर चॉइस। देन why you are in this particular field? Because आप जो फील्ड में आ रहे हैं, आप जिस फील्ड में आ रहे हैं, that is research. Research is something which is a very pious, which is very holy thing. It is a very holistic thing. तो जब आप एक ऐसे फील्ड में जंप इनटू करते हैं, why don't you go and do modeling? जब आप एक ऐसी जगह पे जंप करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपेरेंटली कैसे लग रहे हैं। आपको जो मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला कि द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, द फर्स्ट इंप्रेशन हाउ यू एंटर इनटू अ गेट, हाउ यू नॉक इट, हाउ यू एंटर, दैट इज योर फर्स्ट इंप्रेशन, दैट वॉइस। बट द सेकेंड थिंग, लोग आपको पहले देखेंगे, सुनेंगे बाद में। और देखने में लोग क्या देखते हैं, कोई ये नहीं देख रहा कि आपका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, आपकी हाइट कैसी है, आप कितने मोटे हैं, आप कितने पतले हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। आपके फीचर्स कैसे हैं, नो, वी आर नॉट डिस्कसिंग। वी आर टॉकिंग अबाउट आप जैसे भी हैं उसमें आप किस तरीके से तैयार होकर अपने आप को पेश कर रहे हैं। आप लोगों में से कई लोग वर्किंग हैं जिन्होंने कई इंटरव्यूज फेस किए होंगे। तो जब हम घूमने जाते हैं एक पिकनिक पे तब, और जब हम एक इंटरव्यू देने जाते हैं तब, या हम जब जॉब पे जाते हैं तब, और या हम घर पे रहते हैं, रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हैं फैमिली या फ्रेंड्स के साथ, तब कोई डिफरेंस होता है या नहीं होता है? यस, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। और वो डिफरेंस किस चीज का होता है? वो डिफरेंस होता है आपके क्लोथिंग का, कि आपने वस्त्र कैसे पहने, आपने उसमें शू कैसा कैरी किया है, आपने उसमें सैंडल कैसा डाला है, ठीक है, या आपने जो भी कपड़े पहने हैं वो अपेरेंटली कैसे दिख रहे हैं, सामने वाले के ऊपर क्या उसका इंप्रेशन पड़ेगा। तो दैट्स मीन्स अपीयरेंस। जब भी हम कम्युनिकेशन स्किल की बात कर रहे हैं, जब भी हम इंटरपर्सनल स्किल की बात कर रहे हैं, रिलेशंस की बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। या मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको फिर से दूंगी। अगर मान लीजिए आप एग्रीकल्चर पे पीएचडी कर रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल, आपने उसमें लिया, आपने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लिया, किसानों को लिया है, ठीक है। अब आप किसानों के पास में जा रहे हैं, आप बात करना चाह रहे हैं उनसे इन इंग्लिश लैंग्वेज, बिकॉज योर क्वेश्चन इज इन इंग्लिश, ठीक है। तो आप इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेंगे क्या?
और पूछेंगे तो क्या रिप्लाई मिलेगा क्या? या आपका जो अपीयरेंस है, आपने अच्छे से चश्मा वश्मा लगाया, यू आर लुकिंग डैम हैंडसम और यू आर लुकिंग डैम ब्यूटीफुल एंड यू आर गोइंग एंड सेइंग मुझे तो ये जवाब चाहिए, मुझे तो वो जवाब चाहिए, मुझे तो ये पूछना, मुझे तो do you think with that body language, with that attitude, with that appearance, you will get an authentic result, authentic response? No, you will not get. Half of them even don't try to give you response, क्योंकि आपका body language जब सौम्य होगा, जब सोबर होगा, एंड जब उनके लेवल पे जाके आप बात करेंगे तो वो आपके साथ में फ्रेंडली फील करेंगे, तब वो आपको बैठाएंगे भी, आपको आंसर भी देंगे, और इतना ही नहीं, हो सकता है आपको बैठा के चाय पानी भी ऑफर कर दे, और जो समस्या शायद आपने सोची भी नहीं हो आपके क्वेश्चनियर में, वो समस्या वो खुद ही अपने मुंह से बता दे कि हमें ये प्रॉब्लम भी है, जो कि आपके रिसर्च का एक हिस्सा बन सकता है. That's why your appearance is again very important, and in the way you are communicating is again very important. अब देखिए, मैंने कम्युनिकेशन की तो बात कर ली है, लेकिन कम्युनिकेशन के साथ साथ एक चीज बहुत बड़ी आती है जो होती है लिसनिंग. यहाँ पे मैं आपसे एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, और आई थिंक आप में से कई लोग हैं, सब एक साथ बोलना चाहे तो बोल दीजिएगा, लेकिन फिर म्यूट कर दीजिएगा प्लीज. मेरा एक क्वेश्चन है, एक पहेली है ये. What gets wet when drying? बताइए, इसका आंसर बता सकता है कोई मुझे? What gets wet when drying? Tell me the answer even in the chat box, or you app speaker on करके बोल सकते हैं. What gets wet when drying? हिंदी अनुवाद करूं? ऐसा क्या है जो गीला हो जाता है जब सुखाते हैं? बताइए. अच्छा चलिए छोड़ दीजिए, दूसरे पे चलते हैं हम. वैसे इसका आंसर है टॉवल, तौलिया. एनीवेज, अब हम दूसरा पढ़ते हैं. ठीक है, दूसरा है हमारा, सी इट्स ऑल अबाउट ब्रेन गेम. इफ अ प्लेन क्रैश, अगर एक प्लेन क्रैश हो जाता है ऑन द बॉर्डर पे बिटवीन इंडिया एंड चाइना, वेयर वुड द सर्वाइवर्स बी बरीड? तो जो सर्वाइवर्स है उनको कहां दफनाया जाएगा? Underground. इफ अ प्लेन क्रैशेस ऑन द बॉर्डर, क्योंकि बॉर्डर पे हो रहा है, चाइना इंडिया के बॉर्डर पे, तो उनको कहां दफनाएंगे? वेयर वुड द सर्वाइवर्स बी बरीड? सर्वाइवर्स को हम बरीड कहां करेंगे? मिट्टी के बी अंदर. क्विक. मिट्टी के मैम अंदर. सर्वाइवर तो बच जाएंगे तो उनको क्यों अपनाना है? Yes, वेरी ma'am. गुड, वेल डन. तो मिट्टी के अंदर और अंडरग्राउंड नहीं दफन करेंगे हम उनको. इसका आंसर एग्जैक्टली यही है कि जो सर्वाइव ही कर गया, सर्वाइव का मतलब क्या है? जो जीवित है, तो उसको आप दफनाओगे क्यों? कहीं भी क्यों दफनाओगे? हम उन्हें नहीं दफनाएंगे, बिकॉज दे आर ऑलरेडी सर्वाइव्ड, राइट? चलिए एक छोटी सी काम और कर लेते हैं आगे. चलिए एक और क्वेश्चन. ठीक है, इमेजिन. ठीक है, आपको इमेजिन करना है एन एक्वेरियम विदिन अ हाउस, सॉरी विदिन अ हाउस. एक घर के अंदर एक एक्वेरियम रखा हुआ है, मतलब मछली जिसमें अपन रखते हैं एक्वेरियम. इन द एक्वेरियम वर 3 big fish, okay, 3 small fish. Fine. After 4 days, 1 big fish and 2 small fish died. How many remain in the aquarium? Now tell me. मान लो यही आपका रिसर्च का टॉपिक है. एक घर के अंदर एक एक्वेरियम रखा हुआ है जिसमें 3 बड़ी मछलियां हैं, 3 छोटी मछलियां हैं. 4 दिन के बाद में एक बड़ी मछली और 2 छोटी मछली मर जाती हैं. तो अब मुझे बताइए एक्वेरियम में कितनी फिशेस हैं? मैम पूरी 6 की 6 उसी के पूरी अंदर 6 है. रहेगी. पूरी अब मरेगी जीवित मैम. है या पूरी मृत है 6 वो क्यों बताया है? थोड़ी है आपने. मैम मरने के बाद है तो अंदर ही, बाहर तो नहीं गई. सभी एक्वेरियम में है मैम. सभी ये अब पता है, मर ये गई है काश सभी. मैं ऑफलाइन ले रही होती तब आता मजा, क्योंकि अभी एक बच्चा बोलता है सारे वो का वही आंसर देने लग जा रहे हैं. बट यस इट इज ट्रू, बिकॉज ऑल ऑफ देम, क्योंकि नोबडी विल हैव रिमूव द डेड फिश फ्रॉम द एक्वेरियम. जो मरी हुई फिशेस है उनको किसी ने भी बाहर अभी तक निकाला नहीं है. तो इट्स ऑब्वियस थिंग कि सारी की सारी फिशेस, चाहे वो जीवित है चाहे वो मृत है, कि वो सारी की सारी है का, वो उस एक्वेरियम में ही है. लास्ट क्वेश्चन, लास्ट. ओके, इमेजिन दैट यू हैव बीन किडनैप्ड. आपको किडनैप कर लिया गया है. ठीक है, your only way to escape through one of the 2 doors in front of you. आपको किडनैप किया गया है, आपके सामने 2 दरवाजे हैं, 2 में से एक दरवाजे से आप भाग सकते हैं. एस्केप मतलब भाग सकते हैं. ठीक है, तो आपको दरवाजा बताए हम. तो जो एक दरवाजा है वो है 1 रूम, जो है रूम 1, वो फिल्ड है विद 30 पेड, उनको पैसा दे रखा है लोगों को, लोडेड गन्स है उनके पास में. और जो दूसरा कमरा है
उसमें 13 भूखे शेर है जिन्होंने 3 महीने से अभी कुछ खाया नहीं है, तो आप कौन से रूम से भागना पसंद करेंगे? Room 2. Room 2. कौन? Don't give me the Because explanation. time Don't is give me the already explanation. Tell me who wants to run from room 2. Tiger is already died because 3 months hungry. 13. Because Hungry time, yes. correct. Room 2 is the safest room to escape. The reason because there are 13 hungry tigers जिन्होंने 3 महीने से कुछ नहीं खाया है. तो वो चाहे 13 हो चाहे वो 30 हो, लेकिन अगर उन्होंने 3 महीने से कुछ नहीं खाया है तो क्या वो जीवित होंगे? इसका मतलब वो 13 के 13 ऑफ कोर्स जीवित नहीं होंगे. दैट्स व्हाई रूम 2 इज द सेफेस्ट रूम टू एस्केप. भागने के लिए रूम 2 ठीक है, क्योंकि 13 के 13 टाइगर जिंदा नहीं हो सकते, क्योंकि 3 महीने से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है. फाइन. अब आप ये सोच रहे हो कि मैडम ये पहेली बूझो क्यों खेला है आपने, बूझो तो जाने टाइप्स. ये मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि जब आप रिसर्च करने जाएंगे ना अपना पीएचडी का काम, तब आपके सामने ऐसी ऐसी पहेलियां ही आने वाली है. ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको परोसा परासा एक प्लेटर मिलेगा कि हाँ इसमें ये पूरा प्लेटर है या ये सिजलर है और सिजलर में ये है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा. यू हैव अ ब्लैंक पेपर, you have a blank laptop, you have a blank document file, and you have a blank plate, empty plate in front of you, which you need to fill with different things. So that's why in the end of the day बहुत प्यारा सा research work आ जाए आपका, चाहे वो पेपर, आर्टिकल या थीसिस जो भी आ रहा हो. ठीक है. तो जब ये डिफरेंट चीजें भरेंगे तो प्रश्न ये आता है कि आप ये भरेंगे कैसे? गूगल स्कॉलर की हेल्प से, मतलब गूगल की हेल्प से भरेंगे, सुपरवाइजर की हेल्प से भरेंगे, आपके साथ में जो आपके सहपाठी है उनकी हेल्प से भरेंगे. हाउ यू विल गोना फिल इट? अभी तो आपके पास सब कुछ खाली है. यू हैव नथिंग. इवन यू डोंट हैव गुड आइडियाज भी अभी नहीं, क्योंकि आइडियाज में भी कॉन्ट्रोडिक्शन चल रहा है. ये बेटर है, ये बेटर है, ये बेटर है, वो बेटर है. वो सुनते तो ये अच्छा लगता है, वो सुनते तो वो अच्छा लगने लग जाता है. तो अभी तो हम आइडियाज में कि थीसिस का टॉपिक क्या होगा, कैसे हम इसको परस्यू करेंगे, हाइपोथेसिस क्या बनेगी, रिसर्च मेथोलॉजी क्या होगी, सैम्पलिंग क्या होगी, आने वाला फ्यूचर क्या है इस थीसिस का, लिमिटेशन क्या रहेंगी थीसिस की. मतलब आपके पास में जैसे ये बूझो तो जाने पहेली मैंने 2 क्वेश्चंस पूछे, ऐसे देयर इज अ लिस्ट विद यू राइट नाउ. आप अभी उसी कंडीशन में है. व्हेन यू हैव अ n नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड विद सम रिप्लाईज or without replies or some confusions, you know, there is nothing which is so much clear in your mind कि नहीं मैम मुझे पता है मैं ये ऐसे करने वाला हूँ या वाली हूँ, ये मेरा टॉपिक होगा, ये मेरा प्रोसेस होगा, ये मेरी हाइपोथेसिस होगी, ऐसे मैं रिसर्च करूंगा, ये आउटकम हो सकता है और इसका फायदा सोसाइटी को या मुझको या आने वाले रिसर्चर्स को ये होगा. एट दिस मोमेंट आप में से कोई भी इतना शॉर्टी से नहीं कह सकता. ठीक है. तो ये जो खाली प्लेट आपको फिल करनी है, फॉर दिस यू नीड टू बी अ गुड लिसनर. ये मैंने आपको इसलिए पहेलियां सुझाई थी क्योंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं, हालांकि ये जो मेरा टॉक है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था क्योंकि आपका ऑलमोस्ट कोर्स वर्क सारा कंप्लीट हो गया है. अब तो आपको बहुत बढ़िया लिसनर होना पड़ेगा अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर होना चाहते हैं. नॉट ओनली विद योर सुपरवाइजर और द अदर स्टेक होल्डर्स जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, एक नॉर्मल लाइफ में भी इफ यू रियली वांट टू बी गुड कम्युनिकेटर यू हैव टू बी अ गुड लिसनर. फर्स्ट यू लिसन केयरफुली, meticulously, word to word. What do you mean by meticulous? Meticulous means when you are listening, not hearing. I'm not saying when you are hearing. Hear तो हम song को करते हैं. आप गाने सुनते हैं, आप गाना listen करते हैं या hear करते हैं? हम hear करते हैं. गाना हम सुनते हैं, गाना हम listen नहीं करते हैं. लेकिन जब हम लेक्चर की बात करते हैं, कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, कोई आइडियाज की बात करते हैं, या हमें हमारे भविष्य की चिंता और हमारे प्रोफेशनल करियर पाथ की बात करते हैं, तब हम क्या करते हैं? हम लिसन करते हैं, तब हम हियर नहीं करते. मतलब कुछ लोग हियर करते हैं लेकिन अगर वो हियर करते हैं तो उसका आउटपुट और आउटकम उनको नहीं मिलता है. सो बेसिकली व्हेन इट इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, which is very vital for you, for your career, for your life, or for anything, for your job, आप उस समय जो भी बोल रहा होता है उसको आप लिसन कर रहे होते हैं. यू आर लिसनिंग. ओके. बट जब हम कोई एक मस्ती के मूड में है, पार्टी में है, या हम सिर्फ भजन लगा रखे हैं हमने सुबह के माहौल में, तो वो आप सुन रहे होते हैं. ठीक है. अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो चीज हम सुन रहे होते हैं व्हेन वी आर हियरिंग समथिंग, वो यहाँ आता है और यहाँ से निकल सकता है. बहुत ही सिंपल प्रोसेस है. आपने हियर किया, निकल गया. ठीक है. बट व्हेन यू लिसन समथिंग, व्हेन यू लिसन टू समवन, इट इज इधर से वो सीधे जाता है ब्रेन में. It goes always in your subconscious mind, and as soon as it will go into subconscious mind, it remains, it stuck up in your memory.
ठीक है, तो जब हम रिसर्च कर रहे हैं, हम जब शोध का कार्य कर रहे हैं, तब आपको हियर से काम नहीं चलेगा, तब आपको लिसन करना पड़ेगा। अभी जो मैंने आपको एक मिनट पहले एग्जांपल दिया था कि अगर मान लीजिए आपके एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं और किसी किसान के पास आप जाते हैं और आपकी क्वेश्चन यार आप ऑलरेडी ड्राफ्ट करके लेके गए, ऑब्वियसली आप ड्राफ्ट करके लेके जाएंगे अपने प्रश्न, आप वो प्रश्न उससे पूछ रहे हैं, आपने वही पूछा है जो आपको चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए वो आपको बैठा लेते हैं, जैसे कि होता है कई लोगों की आदत कि आपसे वो पूछना, आपको एक ही क्वेश्चन है, आपने वो क्वेश्चन पूछ लिया, आपका पर्पस सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन उसके अलावा जो आपके रिसर्च में समहाउ एड ऑन हो सकता है, जिसको आप ऐड कर सकते हैं, इनकलकेट कर सकते हैं, वो अपने आप ही आपको बता रहे हैं। तो अब अगर आप सिर्फ हियर कर रहे होंगे ना, तो आपका excuse me, can you please off mic? Let me know if you want to go for a walk or something in the evening. We can go. Of course. Definitely, we can go on walk. Who is it? Miss Definitely. Rajavat, Today can you evening, we are please, going to buy an AC. can you please mute your mic? Today evening, Kundan and I Ekshita, can you please mute your mic? am Time to take piano lessons anyway. going So this is a Lulu Mall. live example that this lady or this girl or whosoever is she is not listening. She is just hearing this talk. That's why it is a live example in front of you guys. Please learn it right now. This is a live example. कि ये जो हुआ है अभी अभी, ये हियरिंग है, लिसनिंग नहीं है। क्योंकि जो लिसन कर रहा होता वो एक ही बार में माइक को म्यूट कर देता, मेरे को 4 बार नहीं बोलना पड़ता कि कैन यू प्लीज म्यूट योर माइक, राइट। सो इसी तरीके से जब आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाएं, एक रूरल एरिया में जाएं और वहां पर जाकर आप कोई भी किसी से भी बात करें, मैं एक सिर्फ एग्जांपल ले रही हूँ, हो सकता है आप ग्रामीण क्षेत्र में ना जाके डिविजनल कमिश्नर के पास जाएं और आप उनसे एक प्रश्न पूछें। आपने पूछा, एक ही क्वेश्चन था उनसे, जो आपके क्वेश्चन है ड्राफ्टेड था या आपके इंटरव्यू का पार्ट था, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से आपको 2 बात और बता दी जिसको आप इमीडिएटली रिसर्च में अडॉप्ट कर सकते हैं अपने। ये चीज जो होती है इसको कहते हैं हम टू एनकैश द अपॉर्चुनिटी एट दैट सेम मोमेंट, जब वो हो रही है, विच वॉज अनप्लान्ड, बट बिकॉज यू आर अ गुड लिसनर, इसीलिए आपको एक चीज और एड ऑन, जो एक नॉलेज है वो मिल गई। क्योंकि जब आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट द नॉलेज, इट्स ऑल अबाउट द नॉलेज। नॉलेज you can get it from any person, you can get it from secondary data, from primary data, but ultimate goal क्या है हमारा? To gain the knowledge and to consolidate knowledge, to consolidate that knowledge in the form of a thesis. That is what our goal is actually, right? So knowledge आपको तब आएगा when you are a good listener. अब हम यहाँ पे जब कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो वहीं पे पर्सनालिटी की भी बात कर रहे हैं। पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है जिसको हम, ऑफ कोर्स, पर्सनालिटी इज समथिंग व्हिच शोज दैट हाउ which type of person you are, क्या characteristics है आपके। और जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, एक छोटा सा प्रोसेस है, मुझे लगता नहीं मुझे बताना चाहिए, आपको सबको इतना बेसिक्स तो पता ही होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन हम लोगों ने बोला ही है कि 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स जो होती है वर्क प्लेस पे, रिसर्च वर्क में, वो आपकी सॉर्ट आउट हो सकती हैं अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो तो। Now we are talking about a small word, but a very important word, that is called smile. And the full form of a smile is simple, mind, and interactive, long-lasting effect which wins the heart. So, can you explain me about it a little bit? So, we are talking about smile, and smile means the simple, mind-touching, and interactive, long-lasting effect which wins the heart. So that means we want to say that whenever you are talking with someone, when you are interacting and communicating with anyone, and you always, मुझे पता है बहुत स्ट्रेस में हो सकता है, आप किसी का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, मान लीजिए आप सीधे सीधे जा रहे हैं किसी का इंटरव्यू लेने, आप 2 घंटे से बाहर बैठे हैं ऑफिस के, and now you are entering in the room just to ask 2 questions. इस टाइम आपकी सिचुएशन है कि यू आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड, यार 2 घंटे से मैं सिर्फ 1-2 प्रश्न का उत्तर पूछने के लिए आई एम वेटिंग आउटसाइड. Of course, it brings a frustration in person at times, but as soon as you got this opportunity to enter into that door, आपका first जो gesture होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो smile होना चाहिए, because this smile will make not only you calm, not only the person who is watching you,
it also make you also relax. It also makes you also relax. So take a deep breath, put a smile, keep a smile on your face and go. No smile करता है ऐसे. It's not mean that कि आप ऐसे करके घुसेंगे. It is just in a very sober, simple way, in a mindful way, क्योंकि आप वहाँ पे प्रश्न पूछने गए हैं. In a mindful way, which will make an impact on the other party, on the second party, in the way it will सामने वाले को लगे कि मुझे इनसे इंटरेक्ट करना है. और वो कब लगेगा? जब आपका अपीयरेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज एंड यू हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, ये तब लगेगा कि हाँ, आई हैव टू इंटरेक्ट, आई वांट टू इंटरेक्ट, आई वांट टू लिसन व्हाट ही और शी वांट्स टू स्पीक. और ये है क्यों यहाँ पर, क्या पर्पस है आने का. तो ये आपका एक तरीके से उद्देश्य होना चाहिए. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, जो मैं आपको बहुत देर से समझा रही हूँ कि आपका, चाहे आप गाइड से मिले, चाहे किसी से भी मिले, शोध के दौरान और शोध हो जाने के बाद भी, इन अमूमन लाइफ में भी आप किसी से भी मिले, तो एक बहुत सिंपल सी चीज है कि आपका जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो 35% इम्पैक्ट करता है, लेकिन आपका जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो 65% इम्पैक्ट करता है. व्हाई सो? आपका टोन क्या है बात करने का. मैंने आप लोगों को शायद पहले, मेरा एक जब हुआ था लेक्चर, तब मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें मैंने पीके की क्लिप दिखाई थी, जिसमें आमिर खान बोलता है कि यहाँ पे तो अच्छा बोलने को भी, अगर हम एक पुलिस सेल के अंदर वो होता है और अनुष्का को बता रहा होता है कि Yes, अच्छा ma'am. बोलने के तरीके होते हैं, ठीक है. तो रेस्पॉन्स से पता चलता है कि अच्छा ऐसा हो गया, अच्छा ऐसा है, अच्छा, सो एक ही वर्ड को आप अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं, और उसके अच्छा बोलने के टोन में ही, डिफरेंस से ही पता चल जाता है कि रिस्पॉन्स किस वे में दिया जा रहा है. सो योर फेशियल एक्सप्रेशन, कि आपका फेस का एक्सप्रेशन कैसा है जिस दौरान आप किसी भी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, आपका वॉइस का टोन कैसा है, आपके मूवमेंट कैसे हैं, आपके अपीयरेंस कैसा है, आपका आई कांटेक्ट है या नहीं उस व्यक्ति से, आपका जेस्चर और पोस्चर कैसा है. अब यहाँ पे दो वर्ड्स आपको ध्यान देने, देखिए, जेस्चर एंड पोस्चर. So gesture is something, whenever you are doing some research or something, gesture is something which comes on your face. Whatever comes on your face is gesture. Okay, like a smile, it's a gesture. Okay, it's not a posture. Smile is a gesture. Your eyes, in the way your eyes are looking, is a gesture. अभी मैं आप लोगों को ऐसे करके पढ़ाने लग जाऊं, ऐसे, suppose ऐसे, in this way. So this is showing your gesture, not the posture. Okay, so someone is laughing on it, you should laugh actually. और मैं ऐसे पढ़ाऊं आपको, अच्छा हो रहा है, अच्छा समझ में आ रहा है, लेक्चर समझ में आ रहा है, ये जेस्चर है. सो अभी आप जेस्चर से क्या दिखा रहे हो, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, शी इज टीचिंग अस और व्हाट शी इज मेकिंग फन ऑफ अस. सो जेस्चर कहाँ से शो हो रहा है आपका? जेस्चर शो होता है आपका पूरा फेस, आपका स्माइल उसमें इंक्लूडेड है, आपकी आईज उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है. और इवन उसके अंदर आप, अगर आप अपने लिप्स की भी बात करें, हालांकि इट्स अ पार्ट ऑफ स्माइल, बट आप मुंह बनाने लग जाओ, सपोज इन दिस वे, ये क्या है? ये सब जेस्चर है. दिस इज ऑल जेस्चर. बट एज सून एज वी कम टू द बॉडी, द एंटायर बॉडी, इट्स कम्स टू पोस्चर्स. अब पोस्चर्स क्या है? बट आज स्टूडेंट्स, मुझे ये लेक्चर दिया गया है, मैं पढ़ाने आई हूँ आप लोगों को, मतलब मैं एकदम बेंड होके बैठ जाऊं, बहुत झुक के बैठ जाऊं, या फिर छोड़िए, आज हम ये पढ़ने वाले हैं. देखिए, मैं तो इसमें एक्सपर्ट हूं, मैं आपको समझाने आई हूं, इतना तो आपको पता ही होगा. ये दिस इज व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ. दिस इज ऑल कम्स इनटू योर जेस्चर, ठीक है. या फिर आप और मुझे क्या पता, मुझे तो लग रहा है मैडम आप ये पढ़ाई क्यों रही हैं, व्हाई इवन इट इज इंपॉर्टेंट. अब ये शोल्डर श्रग करने लग रहे हो, आपका सुपरवाइजर कह रहा है देखो अपन ऐसा करते हैं, अपन ऐसे करते हैं, और आप बोलते क्यों मैडम? सुपरवाइजर क्या सोचेगा, यार आई एम ट्राइंग टू गाइड हिम और हर एंड शी इज डूइंग दिस, क्यों, मैं क्यों करूंगा? सो व्हाट इज दिस? अभी आपने वर्बल, मैंने बोल के सुना दिया, अगर मान लीजिए मैं बोलती नहीं हूं और एकदम से मान लीजिए वीडियो ऑफ हो जाता है और मैं ऐसे कर देती हूँ, व्हाट डज इट मीन? मुझे नहीं पता ये क्या हुआ, it's like this. So that's why whenever you're talking about body language, you're talking about postures, ये आप लोगों ने बहुत देखा होगा. आजकल तो हम एक्सपर्ट हो गए, और इनफैक्ट हमारे जो बच्चे हैं वो और भी ज्यादा एक्सपर्ट है इमोजीज एंड ऑल में. बहुत सुंदर, excellent, beautiful, yeah it's perfect, it's okay, yeah it's working, in that way we used to do.
So these type of things comes into your gestures and posture. अब ये जो मैं स्लाइड दिखा रही हूँ ये पूरा क्या है, ये पोस्चर नहीं है, ये है आपका जेस्चर. अब ये जेस्चर क्यों है, क्योंकि ये पूरा फेस पे डिपेंड कर रहा है. एवरीथिंग. तुमने ही तोड़ी है ना मेरी ट्रॉफी. ये आंख छुपाना बच्चे करते हैं बहुत ज्यादा. ये कब करते हैं, जब उनकी चोरी पकड़ी जाती है, या फिर ये ऐसे ऐसे करना. हो सकता है आपसे कोई प्रश्न पूछ लिया जाए जब आपकी एसआरसी हो रही हो और आपको पूछा जाए कि आपने ये सैम्पलिंग क्यों लिया. अब आप सोच रहे हो, तो आप सोचना एक होता है कि आप सोच रहे हो लेकिन आप दिखा नहीं रहे हो, और यही होती है स्ट्रैटेजी, यही कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं कि आपके माइंड में टेंशन है, आपको स्ट्रेस है, मुझे आंसर भी नहीं पता है, या मैं भूल गया, मुझे पता था बट मैं भूल गया आंसर, लेकिन आप उसे शो नहीं कर रहे हैं. लेकिन अभी आप ये करते हैं, बताओ ये सैंपल क्यों लिया. सामने वाले को ये इतना सा करते ही पता चल जाएगा कि या तो ये कॉपीड है या इसको पता ही नहीं है कि सैंपलिंग कैसे लेनी थी. यू नो, तो अगर कुछ ऐसा हो भी रहा हो गलती से, वैसे तो ऐसा हो ना तो बेहतर है, लेकिन अगर हो भी रहा हो तो डोंट मेक इट ऑन योर फेस. डोंट, क्योंकि ये आपको वहीं फेल कर देगा. ठीक है. या फिर ये जो हम करते हैं, हाँ सर ये थोड़ा गड़बड़ तो हो गया सर, पता नहीं वो सर गलती से एरर रह गया, ये क्या है, ये क्या, व्हाट इज दिस, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर. सो दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ योर जेस्चर्स एंड पोस्चर्स व्हिच यू आर शोइंग. और सामने वाला आपके बिना बोले ही सब कुछ समझ आता है कि देयर इज समथिंग फिशी. थम्स अप हम सब जानते हैं, थम्स अप इज ऑलवेज comparison. Comparison is something when you are comparing someone. Now this, when you are talking about a domination, when you are talking about आपकी जो palm होती है वो दिखा देती है कि आप किस तरीके का बिहेवियर दिखा रहे हैं. आपका हैंडशेक बता देता है कि आप कंट्रोलिंग हैंडशेक कर रहे हैं. आप लोगों ने देखा होगा, देखिए कई बार आप लोगों ने न्यूज चैनल्स पे भी देखा होगा और इवन उसमें भी देखा होगा मीडिया में, नरेंद्र मोदी जी जब भी हैंडशेक करते हैं तो आपको ये तीनों देखते ही पता चल जाएगा कि वो सबसे ज्यादा हैंडशेक कौन सा वाला करते हैं. द लास्ट 1 2 3 जिसमें एरो नीचे डाउन जा रहा है, जिसमें दोनों एक हाथ को वो दो हाथों से पकड़ते हैं एंड ऐसे अपने दोनों हाथों से पकड़ते हैं. कई बार आपने नरेंद्र मोदी जी का ये जेस्चर देखा होगा हैंडशेक का, जबकि ये हैंडशेक अमूमन हैंडशेक सिंपल ऐसे करके होता है, बट ये हैंडशेक मोदी साहब बहुत ज्यादा करते हैं. इसका क्या रीजन है, इसका व्हाट इज द रीजन? दैट शोज दैट को थोड़ा इनफॉर्मली करते हैं, मींस वो एक फ्रेंडली. Yes, that's correct. Ma'am. They are showing that we are friends. We are not meeting here just for the political purpose. It is a friendly behavior. It's a friendly gesture which you are showing. But students, you cannot show this gesture with a supervisor. I'm sorry. Because he or she is a supervisor, and if you will do this, they are, what is going on here? So you cannot do this with the interviewer. But with the respondent you can do. अगर कोई respondent आपको मिलते हैं और वो hesitate नहीं होते हैं, तो आप रेस्पोंडेंट को ये जरूर शुक्रिया कर सकते हैं, जाते वक्त कर सकते हैं शुक्रिया उनका इस तरीके से हैंडशेक करके आपने मेरी बहुत मदद करी. या मान लीजिए आपको कोई डेटा कलेक्शन के अंदर कोई आप गवर्नमेंट उसमें जाते हैं, कोई डेटा कलेक्शन में आपकी हेल्प करता है, ठीक है, तो आप उस व्यक्ति से ये हैंडशेक जरूर करें कि आपने मेरी बहुत मदद करी. It will make your relationship for the future also. ऐसा तो नहीं है कि पीएचडी का डेटा ले आए और अब बाय 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 बाय, हमें अब काम ही नहीं करना आगे. थीसिस के बाद भी आपको बहुत काम करना है, ड्यूरिंग द थीसिस भी आपको बहुत काम करना है. तो कभी भी कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको मिले जिससे आपको लगता है कि नहीं, दिस व्यक्ति इज, मतलब दिस पर्सन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, try to show this sort of gesture to him or her, especially when it is someone who is supporting you for your thesis or someone who is your respondent. उनको आप इस तरीके का gestures दिखाइए तो वो आपको आगे भी इसके लिए सपोर्ट करेंगे. या मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसकी आपको फोटो लेनी है, आप इंटरव्यू लेने गए, मैं हमेशा बोलती हूँ ये चीज कि आप अगर जब भी इंटरव्यू मेथड अगर अडॉप्ट करें, इंटरव्यू मेथड में कोशिश करें कि आप एक फोटो जरूर खींचे उस व्यक्ति के साथ में इंटरव्यू लेते हुए. अगर इंटरव्यू लेते हुए नहीं खींच पा रहे तो आप खड़े हुए फोटो ले लीजिए, क्योंकि आप जब रिसर्च करने जाते हो ना और इनको जब आप थीसिस में लगाते हो तो आपकी ऑथेंटिसिटी शो कर देती है थीसिस की. हाँ, आप वाकई में मिलकर आपने प्रश्न पूछे हैं और आप पे कोई फिंगर रेज नहीं कर सकता इमीडिएटली. तो इस व्यक्ति ने जो फोटोज अमूमन नहीं खिंचवाता या आपके साथ एक बहुत अच्छी फोटो खिंचवाई है, उसको आप इस तरीके से धन्यवाद ज्ञापित कर सकते हैं कि यस, आई एम सो थैंकफुल टू यू फॉर दिस काइंड जेस्चर ऑफ योर्स. ठीक है. रबिंग हैंड. अब रबिंग हैंड्स क्या होता है? रबिंग हैंड्स यूजुअली होता है कि आप पॉजिटिव एक्साइटमेंट, अरे अब तो काम हो ही जाएगा, मैडम ने तो थीसिस का टाइटल अप्रूव कर दिया, मजा आ गया. व्हेन यू डू दिस, कभी देखा छोटे बच्चों को आइसक्रीम मिलने वाली और बच्चा ऐसे ही करता है, मिलने वाली इन दैट वे. सो यू स्टार्टेड रबिंग योर हैंड्स विदाउट इवन स्पीकिंग. या ये तो होने वाला है काम, ये तो हो गया, मैं तो पीएचडी पास हो गया, एसआरसी क्लियर हो गई. तो टेबल के नीचे होगा, सामने वाले को तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बहुत चांसेस है कि आप में से कई स्टूडेंट जब आपके एसआरसी अप्रूव हो रही हो, स्नॉप्सिस अप्रूव हो रही हो, तो पता चले ये रबिंग हैंड चल रहा है.
हाँ तो चल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इट शुड नॉट बी विजिबल टू द थर्ड पार्टी, अदरवाइज बोलेंगे देखो इनका लेवल ऑफ एक्साइटमेंट इज समवेयर एल्स, सो डोंट शो इट, यू कैन डू इट बट यू कांट शो इट, एटलीस्ट नॉट ड्यूरिंग द इंटरव्यू. Then you have the sapping and stresses कि आपकी जरूरत ये आपके अथॉरिटीज के लिए होता है ज्यादातर. फिर ये हो गया आपका कॉन्फिडेंस और फ्रस्ट्रेशन. फ्रस्ट्रेशन इसमें आपको दिख ही रहा होगा, उस व्यक्ति ने पूरी पेंसिल ही क्रैक कर दी है, इट शोज द फ्रस्ट्रेशन. और एक तरफ जो है लेफ्ट साइड में ही इट्स शोइंग द कॉन्फिडेंस. फिर होता है क्लोज एटीट्यूड एंड ओपन एटीट्यूड. वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डूइंग द रिसर्च वर्क. क्लोज एटीट्यूड एंड ओपन एटीट्यूड, देखिए ये आपके बहुत काम आने वाला है. आप लोगों ने कुछ व्यक्ति देखे होंगे, कुछ भी काम करते हैं वो एकदम सीक्रेटिवली काम करते हैं, बिल्कुल छुपा छुपा के काम करते हैं. और कुछ व्यक्ति होते हैं जो काम करते हैं, रिसर्च की बात कर रही हूँ मैं, वो काम करते हैं और वो डिस्कस कर लेते हैं, हाँ ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ, ऐसा हाँ मैंने तो ये किया, मैंने तो ये किया. इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में से गलत कोई भी नहीं है, बट बात ये होती है जब आप एक क्लोज्ड एटीट्यूड रखते हैं, जब आप अपने तक ही सीमित रखते हैं. देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, हम रिसर्च की बात कर रहे हैं. रिसर्च इज ऑल अबाउट नॉलेज, गेनिंग नॉलेज, गिविंग नॉलेज. ओके, इट्स ऑल अबाउट योर नॉलेज. जब आप रिसर्च की बात कर रहे हैं, हमेशा कोशिश करें आप ओपन एटीट्यूड रखें. ओपन एटीट्यूड रखने से क्या होगा, जो आप सोच रहे हैं वो सिर्फ आप सोच रहे हैं, वो आपकी सोच है, वो आपने सोचा है, वो आपका आइडिया है. बट एज सुन एज यू टॉक अबाउट ओपन एटीट्यूड, ओपन एटीट्यूड इज समथिंग जहां पे दो लोग आपको और ज्यादा बातें बताएंगे कि तुम ये और कर सकते हो या ये तुम गलत कर रहे हो, यू नो. सो व्हेन यू हैव अ क्लोज एटीट्यूड, तो एक तो अपने बोलने में कॉन्फिडेंस कम हो जाता है. हमेशा ध्यान रखिएगा, जितने भी व्यक्ति हो जो कि क्लोज एटीट्यूड रखते हैं ना, जो हाइड एंड सीक प्ले करते हैं या अपनी चीजें जल्दी से शेयर नहीं करते हैं या इंट्रोवर्ट होते हैं या उनको लगता है कि नहीं यार ये आइडिया मैं शेयर कर दूंगा तो इट विल बी गो इन द मार्केट, ये लोग का कॉन्फिडेंस हमेशा लो रहता है. लेकिन जो व्यक्ति ओपन एटीट्यूड रहता है, हाँ मैंने तो ऐसे किया है, मैंने ये लिया है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, अब सामने से एक आंसर आता है भाई ये तूने गलत ले लिया, ये तो ठीक नहीं कर रहा, या फिर ये आता है कि ये दिया है इसके साथ तू ये भी ले ले. ये जो ओपन एटीट्यूड हुआ ना, आपको जो बात बोली जाती है, हो सकता है आप अभी भी मेरी बातें ध्यान से ना सुन रहे हो, लेकिन अगर वो कान में जा भी रही है ना, तो कहीं ना कहीं वो चीज आपके माइंड में घुस जाएगी. और एज सून एज इट विल एंटर योर माइंड, उस टाइम आप अपनी ये दिखाने के लिए कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मेरा रिसर्च वर्क ठीक है, मेरे सुपरवाइजर ने अप्रूव कर दिया है, हो सकता है आपका ये रेस्पॉन्ड हो उस व्यक्ति को, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आप जरूर सोचेंगे कि क्या वो पॉइंट जो उस स्टूडेंट ने, आपके स्कॉलर ने, आपके फ्रेंड ने या रेस्पोंडेंट ने बताया, क्या हम उसको ऐड कर सकते हैं क्या. तो इट विल गिव यू अगेन अपॉर्चुनिटी. डोंट टेक इट एज अ चैलेंज, इट इज ऑलवेज अ अपॉर्चुनिटी व्हेन यू टॉक. जब आप बात करते हैं तो चीजें सॉर्ट होती हैं, क्लोज नहीं होती है. मिसकम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हम लोगों के साथ में. सो हमेशा जब भी आप रिसर्च वर्क करें और वैसे भी लाइफ में, हमेशा ओपन एटीट्यूड रखना चाहिए. माउथ गार्ड आपको पता ही है, एक्साइटमेंट दिखाता है, डिलाइटफुल फैक्टर, कॉलर पुल, इतनी मेहनत से इतने सारा कोर्स वर्क अटेंड किया, ये किया वो किया, सिनॉप्सिस लिखी, ये किया, सुपरवाइजर नहीं कहता ऐसे ही करना है, वैसे ही किया, उसके बाद भी देखो एसआरसी में रिजेक्शन पे चली गई, रिवीजन पे चली गई, या सुपरवाइजर खुद ही मना कर रहा है कि ये तो तुमने ये गलत लिख दिया, जबकि उन्होंने खुद नहीं बताया था. जेस्चर ही होता है. कॉलर पुल हो जाता है. कॉलर पुल इन द सेंस इट शोज द फ्रस्ट्रेशन कि यार सब कुछ जैसा कहा वैसे 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 किया, उसके बाद दिस इज द रिजल्ट व्हिच आई एम फेसिंग नाउ. तो ये हो सकता है फ्रस्ट्रेशन आ गया हो, बट डोंट शो, क्योंकि आपको अभी सिर्फ 1 महीना 2 महीना काम नहीं करना है. इट इज अ लॉन्ग पीरियड. इफ यू विल स्टार्ट शोइंग योर फ्रस्ट्रेशन, बात वहीं बिगड़ जाएगी. सो हैव पेशेंस, बोलो ठीक है, फाइन, इट्स माय फॉल्ट. आप लोगों ने एक बात ये भी सुनी होगी, वैसे तो हम जब रिसर्च की बात कर रहे हैं, एक छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है. ऐसे बोलते हैं कि जो झुक के चल सकता है वो बहुत ऊपर उठ सकता है. ये सुना होगा आप लोगों ने कई बार. तो झुक के चलने का मतलब ये नहीं कि हम एक्सप्लॉइट हो जाए बिल्कुल, कि आप बैंड बजा दो हमारी. आई एम नॉट सेइंग दिस, बट आई एम सेइंग यू कि अगर सामने वाला आपको जो एडवाइस दे रहा है ना, आप उसको प्लीज फॉलो करें. आप उसको फॉलो करने की कोशिश करें एज मच एज यू कैन. लेकिन आपको लगता है कि नहीं, इसमें तो मेरा ओपिनियन ही नहीं है, इसमें तो मेरा काम ही नहीं चलेगा, ये मेरे थीसिस का क्राइटेरिया ही नहीं है, ये वर्क मुझे करना ही नहीं है, मेरा काम ही कुछ और है. यू डिफाइन योरसेल्फ. At that moment, you define yourself in front of your supervisor. It is important, but don't reject outrightly your supervisor. Please, आप जो बोले उसको इस तरीके से बोले कि आपके सुपरवाइजर का, I'm using a wrong word although being a teacher, but everyone in this world have a ego. सबका ईगो होता है.
तो आप उस पॉइंट को कभी टच ना करें. दिस इज माय पर्सनल एडवाइस टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट ओवर हियर. आप अगर आपको टॉपिक वो नहीं चाहिए जो आपका सुपरवाइजर बोल रहा है, इट्स ओके. आप शांति से बोलिए कि मैडम, ये सर जो भी है, मेरा फ्यूचर ये है, मैं इस पे करना चाहता हूँ, और आप अगर मुझे गाइड करेंगे तो मैं बेहतर कर पाऊंगा, है ना. तो बात करने का जो तरीका है, दैट शुड बी पॉजिटिव. तो आप नम्रता पूर्वक चीज बोलिए, और फ्रस्ट्रेशन अगर आ भी रहा है, डोंट शो इट टू एनी ऑफ द पार्टीज, एनी ऑफ द स्टेक होल्डर्स. बिल्कुल शो मत करिए उसको, फ्रस्ट्रेशन को, क्योंकि शो करते ही बेटा रायता बिखर जाता है कभी कभी. डोंट शो इट. इवैल्यूएशन आपको पता ही है, ये बहुत बोर्डम हो रहा है तो ऐसे हो जाता है, ये क्या बोल रहे हैं, क्या हो जाता है. अब मान लो मैंने कल को ये खरीद ली रेंज रोवर जैसी गाड़ी, या ऑडी खरीद ली मैंने, तो मेरा पोस्चर ये हो सकता है, मेरा ये जेस्चर पोस्चर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज इट्स एटीट्यूड कि यस आई एम द ओनर ऑफ दिस कार. सो ये सब बॉडी लैंग्वेज है जो बॉडी लैंग्वेज शो करता है. अब आप ऐसे खड़े हो जाओ जाके अपने सुपरवाइजर के सामने, आपका सुपरवाइजर आपको तुरंत ही टोक देगा कि व्हाट द हेल, इन व्हाट वे यू आर स्टैंडिंग, स्टैंड प्रॉपर्ली, तो हमें वो सब कुछ नहीं करना है जिससे हमें किसी भी तरीके से कुछ बुरा सुनने को मिले हमारे बारे में. ठीक है. अवॉइड सच बॉडी लैंग्वेज जिसमें आप क्रॉस आर्म खड़े हो, क्रॉस लेग खड़े हो, या आप फुट को टैप करते हैं, कई लोग पैर बजाते रहते हैं, शू बजाते रहते हैं, है ना, या फिंगर्स है आपके, आप फिंगर्स को टेबल पे बजाते रहते हो, या आप नाखून चबाते रहते हो, तो ये तरीके के जो जेस्चर्स हैं, ये कभी भी आप अपने रिसर्च के दौरान ना करें. आप अपनी ज्वेलरी या अपने हेयर जो होते हैं, कभी आप बालों को ऐसे कर रहे हैं, कभी आप बालों को ऐसे कर रहे हैं. So don't do these sort of gestures, don't show these sort of things during, या आप कुर्सी को रॉक कर रहे हैं, आपकी मान लीजिए अगर मूवेबल चेयर है, आपका सुपरवाइजर तो आपको कुछ समझा रहा है और आप चेयर हिला रहे हैं, it will not taken as a very good gesture or good postures of yours. So please try to understand that हम लोगों को इस तरीके की भाषा, बॉडी लैंग्वेज यूज नहीं करनी है जो हमारे लिए किसी भी तरीके से नेगेटिव काम करे. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यूज साइलेंस. हमेशा बोलना जरूरी नहीं होता. आप लोगों ने वैसे सुना होगा ना, चुप्पी भी सहमति होती है, ये वर्ड भी तो सुना हुआ होगा आपने. हमेशा बोलना जरूरी नहीं है. आप अच्छे श्रोता बनिए, आप वक्ता बाद में बनिएगा. पहले आप श्रोता बन जाइए, वक्ता बनने के लिए रुकिए और सुनिए और साइलेंस रहने की कोशिश करिए. क्योंकि समटाइम्स जब आप सिर्फ सुनते हैं ना, या चुप हो जाते हैं, बोलते नहीं है, रिएक्ट नहीं करते हैं, तो आधी मैटर तो वही सॉर्ट आउट हो जाती है. ऐसा कई बार होता है. मान लीजिए दो लोगों में झगड़ा हो गया है, बहस हो गई है, कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, तो वो सॉर्ट आउट कैसे होगा? जब दोनों ही बोलते जा रहे हैं तो वो तो सॉर्ट आउट नहीं होने वाला है, वो बढ़ेगा झगड़ा. तो अभी होगा क्या, जब आपको लग रहा है कि नहीं भाई सामने वाला सुनने को तैयार नहीं है, तो आप उस टाइम पे साइलेंस रहिए. आप साइलेंस को यूज करिए. साइलेंस उस टाइम पे एज अ टूल काम आता है, एज अ स्ट्रैटेजी काम आता है. ये आपको एक अपॉर्चुनिटी दे देता है कि आप जो स्पीकर है ना, उसको ऑब्जर्व कर पाते हो. एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप बोलते जा रहे हैं, सामने वाला भी बोल रहा है, उसके साथ में आप भी बोल रहे हैं, सामने वाले ने बोला आपने बोला, सामने वाले ने बोला आपने बोला, तो होगा क्या, आप दोनों ही ना ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो एक दूसरे को. ना तो वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ना आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हो. और अगर आप एक गुड कम्युनिकेटर होना चाहते हो तो पहले आप ऑब्जर्व करना सीखिए. सबसे पहले आप ऑब्जर्व करिए. अगर आप ऑब्जर्व कर लेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कम्युनिकेशन किस दिशा डायरेक्शन में जा रहा है. तो ट्राई टू बी अ गुड ऑब्जर्वर फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है. और साइलेंस इसमें आपको बहुत मदद करता है. हम पूछ रहे हैं मैडम टॉपिक क्या लेना है, जो लेना चाहो ले लो. मैम प्लीज आप ही बताइए क्या ले सकते हैं टॉपिक. नाउ कीप साइलेंस. अब आप चुप हो जाइए. अब आप जैसे ही चुप होंगे ना, सामने वाला अपने आप बात करना चालू करेगा और आप चुप ही रहिए, आप बोलने दीजिए. वो जितना बोलेंगे ना, आपको माइंडसेट पता चल जाएगा. देखिए आप किसी को भी नहीं जानते हैं कि वो क्या चाह रहे हैं आपसे. आपको माइंडसेट पता चल जाएगा सामने वाले व्यक्ति का कि एग्जैक्टली कौन है ये. मीराबाई मीना प्लीज आप अपना म्यूट करिए माइक. मैडम मीराबाई मीना जी जो भी हैं, प्लीज म्यूट योर माइक. I'm feeling very disturbed. So please try to understand कि जैसे ही आप ऑब्जर्व करेंगे तो पता चल जाएगा कि आपका सुपरवाइजर आपके रिसर्च को एग्जैक्टली किस दिशा में ले जाना चाह रहा है. अगर वो भी बोलेंगे और आप भी बोलेंगे, दोनों बोलोगे ना, तो आप कभी ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे कि आपका सुपरवाइजर एग्जैक्टली आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है. ठीक है. सो प्लीज यूज साइलेंस एज मच एज यू कैन. ओके. एक और क्वेश्चन, व्हाई डू वी स्ट्रेस्ड आउट?
आप में से कितने लोग हैं जिनको लगता है कि हम स्ट्रेस आउट होंगे? क्योंकि ये एक नई चीज है, पीएचडी हम करके तो आए नहीं हैं और चेंज होगी लाइफ अब, तो हो सकता है हमें कुछ स्ट्रेस फील करना पड़ जाए। स्ट्रेस किस लिए हो सकता है? क्योंकि एक तो लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, उसके बाद में आपको कुछ सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी, उसके बाद में हो सकता है आपको रिसोर्सेज ही ना मिल रहे हो पीएचडी पूरी करने के लिए। तो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी हम, यार ये कौन है मैम, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है इनका नंबर है क्या किसी के पास? मीराबाई जी जो भी हैं, इनका नंबर हो किसी के पास में तो प्लीज इनको फोन करके बोलिए कि अपना म्यूट ऑफ करें, ये म्यूट करें अपना माइक। मैं कर नहीं सकते तो आई वुड हैव डन, कर दिया फाइनल। सो अब नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस, स्ट्रेस में एक चीज ध्यान रखिएगा, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रेस का नाम सुनते ही बोलते हैं ओ माय गॉड स्ट्रेस, मैडम मैं तो आज बहुत स्ट्रेस में हूँ, आज तो बहुत ही स्ट्रेसफुल डे है, आज तो बस पूछो मत स्ट्रेस लेवल कहाँ जा रहा है मेरा। सो आप यू नो स्ट्रेस इज सिंपल वर्ड जो आजकल स्कूल का स्टूडेंट भी बोल रहा है, आज तो बहुत स्ट्रेसफुल डे था, आज तो इतना स्ट्रेस में हूं मैं। ये छोटे छोटे बच्चे स्ट्रेस वर्ड बोलने लगे हैं। आपको क्या स्ट्रेस का मीनिंग पता है? व्हाट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ स्ट्रेस? एक अनहैप्पी सिचुएशन को आप स्ट्रेस नहीं बोल सकते। मान लीजिए एक अनहैप्पी, मतलब आज आप खुश नहीं है, तो क्या आप उसको बोलेंगे कि मैं स्ट्रेस्ड हूं? नो, यू कैन नॉट से दिस, बिकॉज स्ट्रेस एक वर्ड है जिसको सबने पकड़ लिया है कि हाँ भाई स्ट्रेस। नो, इट्स नॉट लाइक दिस। और स्ट्रेस एक नेगेटिव वर्ड भी नहीं है। क्यों नहीं है? हम लोग जब भी स्ट्रेस की बात करते हैं बोलते हैं इट्स नेगेटिव, इट्स नॉट। कभी कभी आप वो काम बहुत बेहतर कर जाते हैं जो आप प्रेशर में करते हैं। आप लोगों ने कभी कभी सोचा होगा ना, वैसे बहुत ही इस टॉपिक से हटके है, लेकिन कभी कभी हमारे यहाँ पे कोई डिनर पे आता है या खाना खाने आता है, चाहे लंच पे है, डिनर पे है, ब्रेकफास्ट पे है, हम बहुत सारी प्रिपरेशन करते हैं, बहुत सारी प्रिपरेशन, कुछ ना कुछ बिगड़ता ही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कोई व्यक्ति अचानक से, अरे मामा जी आ रहे जयपुर से, बस 1 घंटे के लिए आ रहे, खाना बनाना है, ओ माय गॉड, स्टार्टेड कुकिंग फटाफट फटाफट फटाफट, और खाना कैसा बनता है? फर्स्ट क्लास। होता है कि नहीं होता ऐसा? हमारी कॉमन लाइफ की बात है ये। क्यों हो जाता है ये? क्यों होता है ये ऐसा? ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जिस सिचुएशन में फंस जाते हो ना, आपके ऊपर क्या आता है? प्रेशर। और प्रेशर क्या है? स्ट्रेस। ठीक है, सो स्ट्रेस जो है कभी कभी आपको पॉजिटिव भी करता है, हमेशा नेगेटिव नहीं करता है। और रिसर्च में ये बात मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि थीसिस के दौरान ये फेज आपको कई बार फेस करना पड़ेगा, फॉर श्योर है। अगर आपका स्ट्रेस लेवल कंफर्ट जोन तक है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कंफर्ट जोन ग्रीन के अंदर, अगर वो कंफर्ट जोन तक है, अगर वो एक हेल्दी टेंशन है जो आपको पॉजिटिव आउटपुट दे रही है, तब तक तो वो ठीक है, तब तक तो आप उसको वेलकम करिए। आप आने दीजिए स्ट्रेस, आने दीजिए प्रेशर, जब तक आउटपुट अच्छा आ रहा है ना कि यार 10 दिन के अंदर ये काम करना है, 20 दिन के अंदर ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है, जब तक ये है तब तक तो इट इज वेरी गुड एंड एप्रिशिएबल, इट इज अ गुड स्ट्रेस। लेकिन जैसे ही ये आपको एग्जॉस्ट कर दे, आपकी हेल्थ पे बात आ जाए, है ना, आप एकदम फटीग, आपको फटीग यानी चक्कर ही आने लग जाए, आप इमीडिएटली winning spots मैम, if we go in comfort zone तो वहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस नहीं आता, और अंडर स्ट्रेस ही मतलब गुड। Of course, when we are talking, that's what I said, you know, when you comes into pressure, it always work wonders, but not always. But not always in that condition when it comes to your health. मान लीजिए आपको अभी मैं काम दे देती हूँ कि आपको अगले दिन 10 दिन के अंदर एक रिसर्च पेपर ड्राफ्ट करना है, फाइन। तो आप मेरे को बोलते हैं मैम 10 दिन, अभी तो इट इज जस्ट अ बिगनिंग, आप मुझे कम से कम 25 डेज दे दीजिए, ठीक है, फाइन, इट इज 25 डेज, बट 25 का 26 डे नहीं होगा, फाइन, यहां तक ये इट इज गुड। लेकिन एज सून एज you ask me, ma'am, I need 40 days to draft a research paper at least. हालांकि महीनों भी लगते हैं, but I need 40 days, ma'am, to draft an abstract. Then it is just a wastage of time, wastage of energy, wastage of everything. So at times, और meticulously, आप जो होते हैं ना witty, आप लोगों ने वर्ड सुना होगा witty, हम बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं बड़ा चतुर है, ये इसके तो हाजिर जवाबी, जिसको पता है हाजिर जवाबी, इसके तो जबान पे ही आंसर रहता है हर बात का, इसका हाजिर जवाब है। What do you mean by हाजिर जवाब? हाजिर जवाब का मतलब ये होता है जो व्यक्ति किसी भी तरीके के स्ट्रेस को पॉजिटिवली ले सकता है ना, सिर्फ वही विटी हो सकता है, सिर्फ वही हाजिर जवाब हो सकता है। आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है, ये फेंक दिया तीनों पैनल मेंबर्स ने कि बताओ ये कैसे किया, आप ब्लैंक है। अब जैसे ये ब्लैंकनेस में अगर आप डूब गए ना, आपको सॉरी के अलावा कोई चॉइस नहीं है बोलने की। लेकिन अगर आप स्ट्रेस को हैंडल करने की प्रैक्टिस है आप में,
कि आप ऐसे लोगों के ग्रुप में बैठते हैं कि कुछ भी पूछा फटाक से जवाब देते हैं। आपने बहुत सारी डिबेट्स में, प्रोग्राम्स में काम कर रखा है, आपने बहुत सारे लोगों को सुन रखा है, आप किताबें पढ़ते हैं, आप वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे। अगर ये सब कुछ आपको आता है, आपको इंटरव्यू टेक्निक्स आती हैं, तो ट्रस्ट मी, अगर उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा होगा ना आपको, तो भी आप कहीं ना कहीं से घुमा घुमू के उसका आंसर दे ही दोगे, और सेटिस्फैक्टरी दे दोगे अगर कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा है तो, क्योंकि आपको स्ट्रेस हैंडल करना आता है, प्रेशर हैंडल करना आता है। इसीलिए मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था कि रिसर्च के दौरान कभी भी क्लोज एटीट्यूड मत रखिए, हमेशा आप ओपन एटीट्यूड रखिए ड्यूरिंग द रिसर्च वर्क, ताकि आप प्रेशर्स को लेने के हैबिट में आ जाएं। And you are not born negative, so what happened? It is a very simple question. आप कभी भी नेगेटिव बॉन्ड नहीं हुए थे। जब हम बॉर्न हुए थे तब आपने कभी स्ट्रेस, अनहैप्पी मूवमेंट्स, ये सब कुछ सुना भी नहीं था। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना कि हम इन्हीं चीजों से अपने आप को भरते जा रहे हैं। तो जब इनपुट ऐसा होगा तो आउटपुट भी वैसा ही होगा। तो वो कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सो इफ यू क्लियर योर विजन in a positive way, you will start seeing the things in a positive way. But if you will keep in a negative way, आपको सिर्फ नेगेटिव ही दिखाई देगा चीजें। तो आपका विजन सबसे ज्यादा वर्क करता है कि आप एक पॉजिटिव व्यक्ति हैं, आप एक नेगेटिव व्यक्ति हैं। अगर आपका विजन प्रॉपर है, अगर आप अपना एम देख पा रहे हैं, तो हार्डली मैटर्स कि सुपरवाइजर कौन है, हार्डली मैटर्स कि क्या करना है क्या नहीं करना, रिसर्च सेंटर क्या है, कहाँ हेल्प मिल रही है कहाँ हेल्प नहीं मिल रही। कोई फायदा नहीं है इन बातों पर डिस्कशन करने का। आपको तो ये बन के चल रहा है कि मुझे निल हेल्प मिल रही है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा। सपोज कुछ नहीं मिल रहा आपको, तो क्या पीएचडी कर सकते हो? यस, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? फिर ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि जब आपको पीएचडी करना होता है ना, तो आपको एक सिद्धांत याद रखना पड़ता है। सिर्फ एक ही सिद्धांत है, मैं आपको बोल रही हूँ। आज आपको हो सकता है बात लग रही है कि मैडम फेंका फाकी कर रही है। ट्रस्ट मी, आप जब ये पीएचडी करेंगे ना, यू विल रिकॉल मी, आपको मेरी याद आने वाली है। और यही लाइन याद रखना, फोकस ओनली ऑन व्हाट यू वांट। व्हाट यू वांट शुड बी द फोकस एरिया। Hardly matters what your supervisor want. Hardly matters what your research center want. Hardly matters whosoever what want. You have to keep only one thing in your mind: what you want. Why you are doing this research work? What should be the output? आपको चाहिए क्या? आपको नेम चाहिए, फेम चाहिए, रिसर्च का रिकॉग्नाइजेशन चाहिए। आप चाहते क्रेडिट्स आपके पास आए इस चीज की, जो आप इतना मेहनत से काम कर रहे हैं। आप चाहते हैं लोग रिकॉग्नाइजेशन दे इस चीज को। आप चाहते हैं मीडिया कवरेज करे इस रिसर्च का। आप चाहते हैं लोग इसको साइट करें। अगर आप ये सब कुछ नहीं चाहते ना, तो आप प्लीज पीएचडी करना बंद कर दीजिए। मैं आपको सच बोल रही हूँ, कोई फायदा नहीं है डॉक्टर लगाने का, और वो भी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से तो बिल्कुल ही मत करिए। क्योंकि अगर आप ये फोकस नहीं कर पा रहे हैं कि आप क्या चाह रहे हैं पीएचडी के दौरान, सिर्फ थीसिस के लिए पीएचडी मत करिए। आप पीएचडी करिए लोगों में अपनी पहचान क्रिएट करने के लिए एज अ रिसर्चर। आप पीएचडी करिए दैट योर फैमिली मेंबर्स शुड फील प्राउड ऑन यू। आप पीएचडी करिए कि लोग इसको साइट करें। आप पीएचडी करिए कि मीडिया आपके पास पहुंचे कि यार ये बताओ तुमने किया क्या है शोध। आप लोग अखबार पढ़ते होंगे ना, पत्रिका, भास्कर सब, उसमें आपने कई बार देखा होगा लोग मीडिया कवरेज में शोध में ये पाया गया, शोध में ये पाया गया। तो आप जब ये शोध अमेरिका में हुआ और इंडिया में पढ़ रहे हो, तो ये क्यों नहीं हो सकता कि इंडिया में जो शोध हुआ वो अमेरिका में पढ़ा जा रहा हो और वो आप ही ने किया हो? आपका क्या विजन इतना ब्रॉड है क्या? अगर है, प्लीज जंप इनटू द सी ऑफ रिसर्च। नहीं है, अभी भी क्विट कर दीजिए, मैं तो साफ बोल रही हूँ। लेकिन ये मत सोच के करिएगा कि मेरा सुपरवाइजर क्या कहेगा, मेरे सुपरवाइजर ये चाहते हैं। नो, सुपरवाइजर हो गए, जिनको जो बनना था वो बन गए, ठीक है, और जो बनना होगा वो बन जाएंगे वो। बट इट इज योर फ्यूचर, इट इज योर रिसर्च वर्क। यू विल बी गॉन अ पीएचडी, यू नो, हम तो ऑलरेडी हैं ही सही, आपको बनना है। तो आप एक पीएचडी में सिद्धांत ध्यान रखिए। इफ यू वांट टू बी अ गुड स्कॉलर, इफ यू वांट टू बी अ गुड रिसर्चर, फोकस ओनली ऑन वन थिंग कि आपको क्या चाहिए। जो आपको चाहिए वही करिएगा। दिस इज माय पर्सनल एडवाइस टू मेरे 5 स्टूडेंट्स हैं अभी इस टाइम पे, राइट नाउ इन दिस लेक्चर माय 5 स्कॉलर्स आर लिसनिंग टू मी, बट स्टिल एज अ सुपरवाइजर आई एम सेइंग द सेम थिंग। व्हाटएवर माय स्कॉलर वांट्स, दैट शुड बी द पर्पस, बिकॉज इट इज हिज और हर फ्यूचर, इट इज हर और हिज वर्क जो उनको पे ऑफ करेगा। मुझे जाके डिफेंड नहीं करनी थीसिस, डिफेंड उनको करनी है। आगे तक उनको करियर में 50,000 लोग पूछेंगे थीसिस में क्या किया, थीसिस में क्या किया। वो ये बोलेंगे हमारे सुपरवाइजर ने कहा था इसलिए हमने ये किया। तो जब आपका इस एज में भी स्टैंड नहीं है, तो आप अपने लिए स्टैंड कब लेंगे? इसलिए प्लीज आप बाकी सबको छोड़िए, फोकस ऑन दिस
कि आपको अपनी पीएचडी में करना क्या है। एक चीज और, मैं आपको एक स्ट्रैटेजी है, छोटी सी स्ट्रैटेजी, जिसको हम बोलते हैं यूजिंग दिस आई स्टेटमेंट। एक बोलते हैं तेरे कारण हो गया, यू आर द पर्सन, बिकॉज ऑफ यू आई एम फेसिंग दिस, बिकॉज ऑफ यू दिस इज हैपनिंग विद मी टुडे, व्हाटएवर आई, पेरेंट्स को जब हम बोलते हैं व्हाटएवर आई एम टुडे इज बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स, हम बोलते हैं ना, या हम आज जो भी हमने माता पिता की वजह से, ये हम बोलते हैं, इसको पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन एज सून एज मैं किसी कंट्रोवर्सी में हूं, मैं किसी सिचुएशन में ऐसी में फंस गई हूं, बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ, बिकॉज ऑफ यू आई एम सफरिंग दिस, ये करते हैं नहीं करते, हम लोग करते हैं। आप सुपरवाइजर को बोलोगे मैडम बिकॉज ऑफ यू मैंने ये टॉपिक लिया और अब मुझे ये फेस करना पड़ रहा है, कैन यू डू दिस? नो, यू कैन नॉट डू दिस, इवन यू कांट डू दिस। ओके, so try to use the statements. My supervisor frustrates me when she doesn't communicate her expectations. मेरे सुपरवाइजर से मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ जब वो अपने एक्सपेक्टेशंस मुझे नहीं बताती। तो ये you know I statement, use I feel angry rather than you make me angry, you make me mad. No, you are doing nothing. Whatever is going on, it is because of me. Take the responsibility. It is because of me. Because of me it is all happening. So take the responsibility and use the word I. जितना आप I word use करेंगे ना, उतना आप successful होते जाएंगे। मैम, I'll do it. मैम, it will be done. Yes, ma'am, I take it on myself. It's my responsibility. So what you are talking here, you are showing a good skill that you are a responsible person who wants to take and who is ready to take the responsibility of your research work. So जैसे आप आई पे आते हो ना, तो सामने वाले का इंटरफेरेंस खत्म हो जाता है। समझ रहे हो आप बात को? I'll do it. जैसे बोलते हैं I'll do it, तो भाई फिर तुम क्या कर रहे हो? आपको इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। और यही तो हम चाह रहे हैं ना। हम क्या चाह रहे हैं? मैंने आपको 2 मिनट पहले बोला, फोकस ऑन व्हाट यू वांट। सो हाउ यू विल फोकस ऑन इट नाउ? अगर आप बोलोगे मैडम आप बताएं, मैडम ऐसे करते हैं, नहीं वैसे करते हैं, मैडम I'll do it ना, I'll do it. So I do it. फिर तो सामने वाले को इंटरफेयर करने की जरूरत ही नहीं है। सुपरवाइजर ठीक है भैया आप करो, बहुत बढ़िया बात है, डू इट, शो मी। जब आप कर लो, इंटरफेयर आपने खत्म कर दिया, लेकिन नेगेटिवली नहीं किया है, पॉजिटिवली किया है। आपने क्या कहा? I'll do it, I'll do it, I'm responsible, I'll get it done. मैं लाता हूँ मैम डेटा जाकर, मैं करता हूँ मैम ये काम, मैं लिखता हूँ मैम पेपर। ये मैं जो आप कर रहे हैं ना, it is not showing a wrong attitude, it is showing a responsible attitude कि मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं भाई साहब, and I'm absolutely ready। और इस तरीके से आप क्या कर रहे हो? आप सामने वाले का इंटरफेरेंस कट ऑफ कर रहे हो, आप सामने वाले को कट कर रहे हो वहां पे कि प्लीज इट्स माय मैटर, इट्स माय रिसर्च वर्क, लेट मी हैंडल, लेट मी डू। ओके, सो यू आर शोइंग दिस आई स्टेटमेंट। जितना आई स्टेटमेंट यूज करोगे ड्यूरिंग द रिसर्च वर्क, हमेशा सक्सेसफुल रहोगे आप लोग, हमेशा। use I as much as you can। ठीक है, ये थोड़े से इमोजीज है, मैंने लिए थे, बट अब इसकी हमें जरूरत नहीं है। छोटा सा एक और, मैं आपको बस 2 मिनट का लेक्चर और लेने वाली हूँ, मैं ऑफ जल्दी कर रही हूँ क्लास आपकी, so you will feel relaxed। It draws together the main threads what a person has said। आपको क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा यूज करना चाहिए, लेकिन कभी भी irrelevant क्वेश्चंस आप नहीं पूछे, कभी भी ऐसा कोई प्रश्न ना पूछे जो सामने वाले रेस्पोंडेंट को लगे कि आप इंटोग्रेशन कर रहे हैं, मतलब आप इंटोग्रेट कर रहे हो कि खोद के निकालना, जिसको कहते हैं ना, इस तरीके के क्वेश्चंस आप मत पूछिए। आप जब भी क्वेश्चन पूछे अपनी क्वेश्चनियर के दौरान, उनको आप एनकरेज करिए कि वो आपसे बात करें। ठीक है, आपको अगर एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना है इन द रिसर्च वर्क, तो पहली बात, बी विजिबल एंड एक्सेसिबल टू द पब्लिक। पब्लिक से मेरा मतलब है जो भी स्टेक होल्डर्स है, आप दिखते रहिए, है ना। अब होता क्या है, मैं आपको बोलती हूँ, आप मान लीजिए मेरे स्कॉलर है, मैं बोलती हूँ कि जाके एक काम करो, वहां पर ना रिसर्च विभाग के अंदर राहुल है, उससे मिल लो। अब आप मेरे को मैम कौन राहुल? राहुल बैठता, तुम मिली नहीं, 10 बार आ चुके हो तुम। नहीं मैम, मैं तो आज तक नहीं मिला। अब इसमें गलती किसकी है? इज इट माई फॉल्ट? नो, इट्स नॉट माई फॉल्ट। Whose fault is this? Whose fault is this? It is your fault। Because जब आपको पता है कि आपको ये काम अगले 2, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जो भी साल करना है, तो आपको अपनी अपीयरेंस, आप कुछ नहीं करने आए हैं, आप एक सिनॉप्सिस देने आए हैं, अपने सुपरवाइजर से मिलना है। रिसर्च डिपार्टमेंट में आ गए, कैसे हैं सर आप? अच्छा चमन जी ठीक है, अच्छा ये ठीक है, अच्छा वो ठीक है, अच्छा वो ठीक है, आप ये करके चले गए। इससे क्या हो रहा है ना, सामने वाले को लग रहा है कि यार ये ही और शी इज अ रेगुलर पर्सन, ही और शी इज यूज्ड टू कम, ये आते हैं, इनके अटेंडेंस भी हो रही होगी और ये आते भी है, वो आप ब्रेन में रह जाते हो उनके। ठीक है, और एक व्यक्ति है जो दिखता ही नहीं है,
सुपरवाइजर के पास आया और चला गया बाय बाय करके, अपना काम करके एंड ऑफ द डे लेकर आता है और फिर बोलता है ये, तो आपका जेस्चर कैसे होगा? एक तो होता है कि आप और मैं मिलते रहे, ठीक है, तो मेरे को याद है, अच्छा हाँ मैं मिली थी आपसे तब, अच्छा हाँ हाँ अभी लास्ट मंथ थी तब अपन मिले थे, रहता है ना दिमाग में। लेकिन अगर आप मिलते ही नहीं है किसी से तो आप दिमाग में भी नहीं रहेंगे। तो वही है ना, जो आंखों के सामने से चला जाता है वो दिमाग से भी चला जाता है। तो आप मिलते रहिए लोगों से, बी विजिबल, जितना ज्यादा आप विजिबल रहेंगे उतना आप लोगों की मेमोरी में रहेंगे, और वो होना जरूरी है क्योंकि आपको अपना काम स्मूथली करना है। नो एंड बी नोन बाय द पब्लिक, सबको जानो और सबको बताओ भी कि मैं भी हूं, आई एम इन एग्जिस्टेंस, ठीक है। और उसके अलावा आप कम्युनिटीज से मिलिए जो भी आपके इस वर्क में एंगेज होने वाले हैं, और जितनी भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, मैंने आपको 2 मिनट पहले ही बताया है कि आप हमेशा अकाउंटेबल रहिए। अकाउंटेबल का मतलब आप जिम्मेदारी लीजिए कि या इट्स माय वर्क, इट्स माय जॉब, ये आई एम डूइंग दिस वर्क। जब हम इस तरीके की अकाउंटेबिलिटी लेके किसी से प्रश्न पूछते हैं ना, तो उनको भरोसा होता है हमारे ऊपर, और वो एक अच्छा हमको आंसर दे पाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए। आपको क्रिएटिव रहना चाहिए, क्रिएटिविटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब देखिए, मैं इस लेक्चर को समाप्त करने वाली हूँ क्योंकि मैं आपको बहुत कुछ बता चुकी हूँ अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल्स, अबाउट द रिलेशनशिप। एक लास्ट बात मुझे आपसे करनी है। हम जब रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, इंटरपर्सनल रिलेशन, अभी तक हमने बात करी है कि आपका सुपरवाइजर, आपके रिसर्च विभाग के लोग, आपके साथी सहपाठी जो भी स्कॉलर्स है, या मान लीजिए आप जिनसे भी कम्युनिकेट करेंगे या रेस्पॉन्ड करेंगे, रेस्पोंडेंट्स होंगे, उनकी हमने बात कर ली, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा लास्ट आप लोगों से इतना सा है कि जब ये थीसिस हो जाएगी, इसके बाद आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते होंगे कि आप आगे बढ़े, ठीक है। और इस युग में, जिस युग में हम लोग रह रहे हैं, आपको ये भी बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी फील्ड में हो आप चाहे बैंकिंग में हो, चाहे आप स्पोर्ट्स में हो, चाहे आप टीचिंग में हो, चाहे आप बिजनेस में हो, कोई अपना खुद का बिजनेस चला रहे हो, चाहे आप पॉलिटिक्स में हो, आप किसी भी बैकग्राउंड को उठा लीजिए, मैं कह रही हूँ किसी भी बैकग्राउंड को, हेड टू टो एनी बैकग्राउंड। इवन आज की तारीख में एक सब्जी वाले की दुकान भी उसकी ज्यादा चलती है जो बातचीत करता रहता है ना, जो भरोसा दिखाता है, अरे बहन जी कल दे देना पैसे, है ना, अरे मैडम आप बहुत दिनों बाद आए, तो मतलब नहीं इन बातों का, लेकिन वो बोलता है, फिर भी बोलता है, क्यों? क्योंकि वो शो करता है कि मैं आपको जानता हूं, मुझे आपकी प्रेजेंस से फर्क पड़ता है। आप क्या कर रहे हो? मेरा ये जो सब आपको बता रही हूँ ना, कि एक छोटे से ठेले वाला, छोटे से सब्जी वाले से लेकर बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन हो, चाहे टीचिंग वाला व्यक्ति हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई सा भी व्यक्ति हो, कोई भी कुछ भी कर रहा हो, आज की तारीख में कोई भी फील्ड में आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आपके पास क्या ना हो, नेटवर्किंग ना हो। इट इज अ मैंडेट। अगर आपका नेटवर्क है, यू विल राइज हाई, यू विल गो हाई इन टीचिंग ऑल्सो, इन रिसर्च ऑल्सो। नेटवर्किंग इज मस्ट। आप ये मत सोचिए कि हम कुएं के मेंढक बन के बैठ के टटर टटर करेंगे और बाहर वाले सुन के टटर कुएं में झांकेंगे। नो, आप करते रहो कितनी भी टटर, नो वन इज गोइंग टू सी दैट। आपको कुएं का मेंढक नहीं बन के रहना है, यू हैव टू जंप इट आउट, और तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा, और तुम्हें कूद कूद के जाना पड़ेगा नेटवर्क बनाने के लिए। क्योंकि जब तक आपकी नेटवर्किंग नहीं है, आप एक तरीके से फैक्ट्री में बना हुआ एक पैकेट है जो कि सेल नहीं हो रहा, ठीक है। सो फॉरगेट अबाउट इट। आप जब तक नेटवर्क, अब ये एग्जांपल मैं आपको मेरे एग्जांपल मेरी खुद की लाइफ से दे रही हूँ। मैं कोटा यूनिवर्सिटी में हूँ, आई एम नॉट इन DU, आई एम नॉट अ वेरी गुड स्कॉलर, आई एम नॉट अ वेरी गुड रिसर्चर। थ्रू आउट हिंदी मीडियम से पास आउट हूँ मैं, हिंदी मीडियम से पूरी मैंने दरी पे बैठ के पढ़ाई करी है मेरी, है ना, स्कूलिंग। मैं मेरा एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जब आप कोई एग्जाम्पल देना, तो उसको आप जब प्रैक्टिकली एग्जाम्पल देते हैं तो सामने वाले को शायद समझ में आए कि ये इनके साथ हो सकता है तो हमारे साथ भी हो सकता है। आई वॉन्ट टू शो यू सम स्लाइड्स ऑफ माई ओन वर्क। ये मेरी कुछ बुक्स हैं, ऑथर्ड भी हैं, ये जो मलेशिया से भी ऑथर्ड है, दिल्ली से भी ऑथर्ड है। इनमें कुछ बुक्स हैं जो मेरी एडिटेड बुक्स हैं। ये सारी की सारी किताबें जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इसलिए नहीं दिखा रही हूँ कि मुझे वाहवाही चाहिए आपसे। राउटलेज के अंदर है, एमरल्ड के अंदर है, स्प्रिंगर में है, टेलर्स फ्रांसिस के अंदर है, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारी, कैब इंटरनेशनल के अंदर है। ये सारी मेरी जो किताबें, और आप गूगल स्कॉलर पे भी मेरे को सर्च कर सकते हैं। ये मेरी अमेजोन पे किताबें हैं, दे आर ऑल अवेलेबल ऑन अमेजोन ग्लोबली। US डॉलर वॉलर, यूरो वूरो, इंडियन करेंसी, सब में ये बुक्स आपको अमेजोन पे अवेलेबल हो जाएंगी। ये मेरी कुछ बुक्स हैं, ठीक है। और
और ये बुक्स केवल Amazon पे ही नहीं है, जैसे गुड रीड्स करके एक आप देख रहे होंगे, ये एक अलग प्लेटफॉर्म है, अलग अलग सर्च इंजन के ऊपर अलग अलग बुक सेलर्स के साथ में ये बुक्स अवेलेबल हैं, ठीक है। ये वाटर स्टोन्स करके एक है, अलिब्रिस है, Amazon में बता ही रही हूँ, इन सब के ऊपर ये बुक्स अवेलेबल है। एंड इफ यू विल सी दिस स्क्रीन ऑल्सो, यू कैन सी द सोर्स इज स्कूपस। ये जितनी भी किताबें हैं मेरी, ये सारी की सारी स्कूपस इंडेक्स हैं, इसमें कुछ रिसर्च पेपर्स भी हैं, वो भी सारे स्कूपस इंडेक्स हो चुके हैं, ठीक है। एक बुक का प्राइस 4,812 रुपए है, ई बुक का। यस मैडम। अच्छा मैम। लेकिन मैं इतनी अमीर नहीं हूँ बहन। अच्छा। हार्ड कॉपीज का है ये कि हाँ, आप सही कह रहे हो, जो किंडल एडिशन है उसका भी 4,487 है, और इवन वो ही नहीं 7,899 भी ऊनी वाला तो ब्लू में रखूंगी। ठीक है, brown में 7,000। Some books are more than 15,000। अगर आप देखो इधर एमरेट का हैंडबुक है, इसका प्राइस देखो 15,752 है ई बुक का। जी मैम, काफी कॉस्टली बुक है। Because they all are published with the foreign author, foreign publication houses। इसमें से इंडिया का कोई भी वो नहीं है, ये सारे फॉरेन उसके हैं पब्लिकेशन हाउसेस के लिए, इसलिए इसकी कॉस्टिंग भी काफी महंगी है, ठीक है। और ये सारे स्कूपर्स इंडेक्स इसलिए बहुत महंगी है। फिर ये कुछ और मेरी जो बुक्स हैं जो ऑनगोइंग है, अभी चल रही हैं, जिनके कॉल फॉर पेपर्स हम लोगों ने आउट कर रखे हैं, ये बुक सीरीज है। ये बुक सीरीज है जिनके अंदर इसकी मैं एडिटर हूँ। ये तो बुक्स थी जिनकी मैं एडिटर हूँ, और ये बुक सीरीज है जिनकी मैं एडिटर हूँ, जिसमें दूसरे दूसरे लोग अपनी बुक्स को सबमिट करते हैं। और ये कुछ फॉर्म है जो मैंने दिखा रखा है एमरल्ड का, ये मैंने किसी और चीज के लिए लिया था, लेकिन मैं आपको ये डिटेल नहीं शो करूंगी, इसका भी आपको जरूरत नहीं है। मैंने ये जो आपको भी जो स्लाइड्स दिखाई ना, मेरी किताबें, उनकी प्राइसिंग, उनके स्कूपर्स इंडेक्स एंड ये और वो, ये मैंने आपको इसलिए बिल्कुल भी नहीं दिखाया है कि आप लोग खरीदे या कुछ। नो, आई हैव नो इंटेंशंस। Only point is this, all of you students. Neha Verma, please mute yourself. The only point is this, why I want to show you all these things. When I can do this from Kota city, sitting in Kota, working as an associate professor, pass out from Hindi medium. So when I can do this, and my research was on tourism marketing. मैं हूँ कॉमर्स बैकग्राउंड से, एमकॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रखा है मैंने, लेकिन रिसर्च का जो मैंने काम किया वो पूरा का पूरा टूरिज्म में किया मैंने, ठीक है। कॉमर्स बैकग्राउंड से होने के बावजूद भी मैंने टूरिज्म में किया है, कॉमर्स में नहीं किया है मैंने। हालांकि मेरी डिग्री इज इन कॉमर्स, बट द टाइटल वाज ऑन टूरिज्म। और मैंने रिसर्च का पूरा काम जो अब तक किया है वो सारा का सारा पर्यटन पे किया है, क्योंकि पर्यटन मुझे तब लगता था कि ग्रोइंग इंडस्ट्री है, जो मेरे सुपरवाइजर को उस टाइम नहीं लगता था शायद, लेकिन उन्होंने मुझे फिर भी सपोर्ट किया, बिकॉज इट वाज माय इंटेंशन कि आई वांट टू डू द पीएचडी इन टूरिज्म, राइट, एंड आई हैव डिड इट। पीएचडी करने के बाद में फ्रॉम दैट डे टू टिल डेट आई एम वर्किंग रिग्रेसली ओनली ऑन टूरिज्म। सो व्हाई आई एम शोइंग यू दिस, और ये सारा काम सिर्फ इसलिए हो रहा है बिकॉज you are adamant on your goal, you are focusing on what you want, first thing, and secondly because you're constantly putting your efforts only in one direction, and it is not possible without the networking. Again, I'm telling you, if you will go through with a Google Scholar or Google, you will see these books are in my hand just because of networking, and that is why I want to tell you all, please try to connect with as much as teachers of your field you can connect. जितने भी टीचर्स हैं आपके, उन सबके साथ आप कनेक्ट रहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की बात नहीं कर रही हूँ मैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के बाहर भी जो आपके फील्ड के टीचर्स, उनसे कनेक्ट रहिए। गूगल स्कॉलर पे अपना अकाउंट जरूर बनाइए, और उसके अंदर जो भी टीचर्स जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं उस एरिया के हैं, उनसे आप गूगल स्कॉलर और लिंक्डइन पे कनेक्ट हो जाइए इमीडिएटली, जितना जल्दी हो सके, और उनसे आप बातचीत अपनी करते रहे कि मैं इस सब्जेक्ट पे पीएचडी कर रहा हूँ, या ये सब्जेक्ट पे मैं ये करना चाहता हूँ, नहीं करना चाहता हूँ। आप उनसे डिस्कस करते रहिए, वो आपको कुछ भी हेल्प नहीं कर रहे हो, बट स्टिल यू स्टार्ट पोकिंग डाउन। मैडम हमारे गाइड ही नहीं मिलते, मुझे गाइड ही पता नहीं कहाँ गए। ओम जी, आपकी गाइड मैं ही हूँ, मुझे पता है, आप कभी भी आके मुझसे मिल सकते हैं, और आपको तो मेरा घर का पता भी पता है, सो यू कैन कम टू माय होम आल्सो, and I don't crack the jokes right now. So the point is this, students, that एक और चीज मैं आपसे कहना चाहती हूँ before closing it, that first to people, last for the people. ये चीज आप याद रखिए और पीएचडी करते जाइए अपनी। Focus on what you want and first to the people and last for the people का मतलब ये है, आप हमेशा हाजिर रहिए कि मैं तत्पर हूँ कार्य करने के लिए, लोगों के लिए,
लगता थोड़ा पॉलिटिकल है सेंटेंस, बट पॉलिटिकल सेंटेंस नहीं है. इट इज गुड सेंटेंस फॉर योर रिसर्च वर्क कि जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ कम्युनिटी के लिए कर रहा हूँ, कम्युनिटी के साथ कर रहा हूँ. और जैसे आप कम्युनिटी की बात करते हैं, कम्युनिटी में आपका सुपरवाइजर, आपका रिसर्च का विभाग, आपका रिसर्च का सेंटर, उस फैकल्टी से रिलेटेड सारे टीचर्स, सारे शोधकर्ता, सभी कम्युनिटी का पार्ट आ गए. सो दैट्स व्हाई please try to, thanks for your responses students, I'm Thank really you, madam. appreciate Thank it. you. Thank you, madam. थैंक यू मैम. Thank So you. please try to focus on all these things. Thank you, students. ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. Okay, and if you need any Thank you, help ma'am. at any time, please do contact me. Truly, this is For an all amazing the work. Thank you, madam. Thank you. Are you brown? Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.